क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में चेंज इन मेथड को डिस्कस किया था। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, और अगर मैं पहली और दूसरी क्लास दोनों को मिला दूं तो बहुत हद तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा लिया है। लेकिन मेरे बच्चे, आज जो टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आपका, लिखिए मेरे साथ, हेडिंग डालेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो, ये टॉपिक अक्सर बच्चों को परेशान करता है, और मैं ये बता दूं, ये नाम जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का है, ये जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे और जब तक अकाउंटेंसी में एसेट्स का नाम लिया जाएगा तब तक ये नाम यूज किया जाएगा। इसका क्या मीनिंग होता है, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इन बातों पे आज हम चर्चा करते हैं बहुत सिंपल शब्दों में। इसको हम दिमाग में बैठाएंगे और फिर हम इस पे क्या करेंगे जी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप लिखना बंद कीजिए, थोड़ा सा सुनो ध्यान से, उसके बाद आप लिखना शुरू करना। देखो, दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड आपका क्या है जी, डेप्रिसिएशन, जो अभी तक हमने देखा, डेप्रिसिएशन। और आज से एक नया वर्ड आपको क्या दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इन दोनों वर्ड में क्या फर्क है, दोनों का क्या मतलब निकल के आता है, और अकाउंटिंग पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, 1 घंटा अभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस बात को समझने के लिए। सुनिए ध्यान से, मैं बताऊं ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो जरा, लिखना बंद करेंगे। देखो, इस बात को समझने के लिए मैं आपके पर्सनल लाइफ में जाना चाहता हूं, आपके पर्सनल लाइफ में। ये देखो, ये है एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान जिसको हम बोलते हैं पापा जी। अब ध्यान सुनना, आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन में पापा जी कहां से आ गए? आए बच्चे, पूरा अकाउंटेंसी ही आपका घर पे बेस्ड है। अगर आप अपने घर को ठीक से समझते हैं तो उस केस में अकाउंटेंसी तो बहुत सिंपल है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान सुनना। ये पापा जी हैं, इनका एक बेटा है, ये है एक बेटा, ये है एक बेटा, और ये बेटा जो है, ये आपका हमने कह दिया बेटा नंबर 1। अभी ये बेटा छोटा है। रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है उसका मतलब समझा रहा हूं। पापा जो हैं, उन्होंने देखा कि यार बेटा अभी छोटा है, लेकिन आज से 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, ये बेटा बड़ा हो जाएगा। और 5 साल के बाद जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको पढ़ाने के लिए खूब सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। इन्होंने अनुमान लगाया कि 5 years के बाद हमें 5 लाख रुपए चाहिए इस बच्चे के एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, मान लो। अब जरा सोचो कि पापा जी के पास क्या उपाय है। पहला उपाय, 5 साल तक कुछ भी ना सोचे। जब 5 साल के बाद बच्चा बड़ा हो गया और 5 लाख की रिक्वायरमेंट आई, तो पापा जी क्या करेंगे, अपना कोई प्रॉपर्टी बेच देंगे, एंड प्रॉपर्टी बेच के पैसा लेकर आएंगे और उससे बेटे को पढ़ा देंगे। मेरे हिसाब से अगर एक बिजनेसमैन के एंगल से देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए जो आपको पहले से पता कि ये होने वाला है, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो कि अपनी प्रॉपर्टी बेचने का वेट कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। पापा जी के पास एक और भी उपाय है। वो क्या? वो प्रॉपर्टी ना बेचे। 5 साल के बाद जब आप बड़े हो जाओगे तो बैंक या किसी के पास जाके कर्ज लें और उस कर्ज से आपको पढ़ाने का इंतजाम करें, उस कर्ज पे इंटरेस्ट पे करें। कर्ज लेंगे तो इंटरेस्ट पे करेंगे। मेरे बच्चे, ये उपाय भी जो आपके पापा जी ने किया, मेरे मुताबिक ठीक नहीं है। मेरे क्या, कोई भी आदमी जो बिजनेस करता है वो ठीक नहीं है। पता है क्यों? हमें जब पहले से पता था कि यार 5 साल बाद मेरा बच्चा बड़ा होगा और उसको पढ़ाने के लिए 5 लाख की रिक्वायरमेंट आएगी, तो फिर हम 5 साल बाद वेट ही क्यों किए? 5 साल गुजर जाने का क्यों ना आपके पापा जी ने समय से रहना, मतलब सोचना शुरू किया आज से। जरा सुनो, हमने क्या बोला, प्रॉपर्टी बेच दो, वो भी ठीक नहीं है। लोन लो, वो भी ठीक नहीं है। लोन लोगे, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कर्ज बढ़ेगा, ये पता नहीं क्या क्या, समय कोई जानता नहीं है, वो ठीक नहीं है। पता है इनके लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या था?
आपके पापा जी जो इनकम कमाते हैं ना बच्चे, इनकम जो भी इनकम कमाते हैं, सैलरी या बिजनेस करते तो प्रॉफिट जो भी कमाते हैं, मान लो ये इनकम आपका 7 लाख रुपए कमाते हैं, मान लो, मैंने कहा कि मान लो ये 7 लाख रुपए एक साल में कमाते हैं। जब पापा जी को पता है कि बेटा आज से 5 इयर्स के बाद जब बड़ा हो जाएगा तो उसको पढ़ाने के लिए 5 लाख की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे बेस्ट उपाय था कि पापा जी क्या करते, इस 5 लाख को 5 इयर्स में डिवाइड कर देते और हर एक साल 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए क्या करते, अपने इनकम से निकालते। यानी कि पापा जी क्या करते जी, उन्होंने इस साल 7 लाख रुपए कमाया, इस 7 लाख में से 1 लाख रुपए जो माइनस कर देते और उनके पास जो बच जाता 6 लाख, ये 6 लाख रुपए ही अपने ऊपर या अपने फैमिली के ऊपर खर्च करते। ये 1 लाख आपके नाम से वो जाकर बैंक में जमा कर देते और जिसका नाम होता है एजुकेशन फंड। ये उपाय बहुत अच्छा था। पापा जी कहते कि ठीक है जी, कौन आपका प्रॉपर्टी बेचेगा, क्यों लोन लूंगा, जब खूब सारा पैसा कमा रहा हूं तो मैं अभी से सोचना शुरू करता हूं। 5 लाख की रिक्वायरमेंट 5 साल के बाद आएगी तो हर एक साल 1 लाख रुपए में जो करंट ईयर में इनकम कमाऊंगा उस पैसे को जाके हम बैंक में जमा कर देंगे। बैंक में, तिजोरी में, कहीं पर भी अलग से जमा कर देंगे, उस पैसे को हम टच नहीं करेंगे। वो पैसा जो बैंक में तिजोरी में जमा किया गया उसका नाम क्या बताया, एजुकेशन फंड। हमने एजुकेशन फंड के नाम पे पैसा जमा किया। बेस्ट उपाय। आप सोचो ना, फिर अगले साल भी, आप बताओ एजुकेशन फंड में कितने रुपए जमा हो गए, 1 लाख रुपए। फिर अगले साल, ये तो पहला साल था, सेकेंड ईयर में क्या होगा जी, फिर इसमें 1 लाख जमा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपए। तीसरे साल में फिर 1 लाख रुपए, 4, चौथे साल में फिर, और 5वें साल। 5 साल गुजरने के बाद देखो आपके पापा जी ने कितना अच्छा काम किया। उन्होंने आपको पढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए जो रिक्वायरमेंट होना था फ्यूचर में, वो आज से सोचा और आज से थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके जमा किया। आज उनको कोई टेंशन नहीं है। 5 साल बीतने के बाद जब आपको पढ़ाने की रिक्वायरमेंट आएगी तो मेरे बच्चे आपको पढ़ाने के लिए उन्होंने एनफ पैसा अलग से जमा करके रखा हुआ है। आज ना तो उनको कोई प्रॉपर्टी बेचने की रिक्वायरमेंट होगी और ना ही कहीं से लोन लेने की। आपको पढ़ाना है, बैंक में पैसा रखा है ना, 5 लाख रुपए एजुकेशन फंड के नाम पे, पैसा विड्रॉ किया, पढ़ा लिया, खत्म होगी बात। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं सर? हाँ सर, हाँ। और कुछ मेरे बच्चे, यही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है और कुछ भी नहीं। मैं अब इसी को, जो अभी आपके घर की बात मैंने की, अब मैं बिजनेस पे लेकर आता हूं, एक फर्म के अंदर लेकर आता हूं, एक कंपनी के अंदर। सुनो मेरी बात ध्यान से, कंपनी में क्या होता है। कंपनी में पता है, मैं आपको बताऊं कंपनी में क्या होता है, जरा वो सुन लो एक बार। यहां पे मान लो मैंने, मतलब सीओसी ने एक, यहां पे क्या हुआ जी, आज 1 जनवरी 2019 को, मान लो इस दिन पे हमने एक मशीन परचेज किया, एक मशीन। और मशीन कितने का था, 5 लाख रुपए का। मशीन कितने का था, 5 लाख रुपए का। हमने सोचा कि यार ये मशीन जो आज 5 लाख रुपए का हमने परचेज किया, इसकी लाइफ जो है ना, इसकी लाइफ वो आपका 5 इयर्स है। इसकी लाइफ कितनी, 5 साल। मतलब ये मशीन 5 साल तक चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे ये बात पता है कि आज से 5 इयर्स के बाद हमें एक नया मशीन खरीदना होगा, क्योंकि मशीन 5 साल में खत्म हो जाएगा। और जब नया मशीन खरीदने जाऊंगा तो फिर से मुझे कितने की रिक्वायरमेंट आएगी, 5 लाख रुपए। मैं कहां से लेकर आऊंगा? समझ लो मेरी बात। अगर मैंने जितना आपका मशीन का वैल्यू है वो अगर 5 लाख रुपए 5 साल के बाद मुझे चाहिए तो मैं कहां से लेकर आऊंगा? मेरे पास क्या तरीका होगा जी, या तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी बेचकर मैं इस मशीन को परचेज करूं, वो भी गलत है, या फिर मैं मशीन को परचेज करने के लिए बैंक से लोन लूं, मेरे बच्चे वो भी गलत है। अगर मैं 5 साल तक प्रॉफिट कमा रहा हूं और वो प्रॉफिट जो कमा रहा हूं उसको मैं अपने घर में अपने मस्ती करने के लिए, फिल्म देखने के लिए, समोसे खाने में अगर सारे पैसे खर्च कर दे रहा हूं और 5 साल के बाद जाके कोई प्रॉपर्टी बेचूं या फिर लोन लूं, वो ठीक नहीं है। अगर मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूं तो पता मैं क्या करूंगा, मैंने जो प्रॉफिट कमाया, ये रहा मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया होगा, मान लो मैंने जो प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट वो मैंने 7 लाख रुपीज कमाया, 7 लाख रुपए। बहुत ध्यान से मेरी बात सुना, बहुत प्यार से आपको समझा रहा हूं। मान लो सीओसी ने क्या किया, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कमाया यहां पे 7 लाख रुपए।
तो 7 lakhs में मैं क्या करूंगा, सारा पैसा घर ले जाने के बजाय, मस्ती करने के बजाय, मैं इस मशीन को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया जी, 1 लाख रुपए। मैं इस प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन के नाम से मैं इस प्रॉफिट से क्या करूंगा, 1 लाख माइनस कर दूंगा। मैं समझदार हूं, मैं आपके मतलब मम्मी पापा जो समझदार है, ठीक उसी तरीके से काम करता हूं बिजनेस के अंदर में। मैं जितना प्रॉफिट कमाया उसमें से 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन के नाम पे माइनस कर दिया। एक बात बताओ, ये जो डेप्रिसिएशन के नाम से जो हमने माइनस किया 1 लाख रुपए प्रॉफिट में से, क्या मैंने किसी को पे किया? क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करने से किसी को मैंने पेमेंट किया? नहीं पेमेंट किया। मेरे बच्चे, प्रॉफिट जो हमने कमाया था उसमें से 1 लाख जो डेप्रिसिएशन के नाम पे हमने प्रॉफिट से माइनस किया, बट मैंने किसी को पे नहीं किया। तो फिर मैं क्या करूंगा पता है? ध्यान सुनना, मेरा ये सारा का सारा जो प्रॉफिट कमाया वो कहां है? बैंक में पड़ा हुआ है। मेरा पूरा बिजनेस बैंक के थ्रू होता है जी। तो सारा का सारा पैसा मेरा बैंक में पड़ा हुआ है, 7 लाख रुपए प्रॉफिट। जब मैं प्रॉफिट लॉस में यहां पे 1 लाख माइनस करता हूं, ठीक उसी टाइम पे दौड़कर मैं बैंक के पास जाता हूं, दौड़ के मेरे बच्चे, और बैंक को कहता हूं कि बैंक भैया वो 7 लाख जो मेरा आपके पास पड़ा हुआ है ना प्रॉफिट का पैसा, आप एक काम करो, उसमें से 1 लाख रुपए माइनस कर दो। मैंने बैंक को बोला कि 7 लाख जो मेरा प्रॉफिट आपके पास पड़ा हुआ है उसमें से 1 लाख रुपए आप माइनस कर दो, और 1 लाख उस अकाउंट से माइनस करके आप दूसरे अकाउंट में जमा कर दो। तो मेरे बच्चों, जो बैंक में 7 लाख रुपए मेरा पड़ा हुआ था प्रॉफिट का पैसा, बैंक ने 1 लाख रुपए उसमें से माइनस कर दिया, और बैंक ने क्या किया, एक दूसरा अकाउंट खोला और उसमें उस 1 लाख को जमा कर दिया, है ना। प्रॉफिट से माइनस हो गया और क्या हुआ जी, 1 लाख रुपए अलग से जमा कर दिया गया। जब बैंक ने दूसरा अकाउंट खोला और 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिया अलग से, तो बैंक वाले ने पूछा मुझसे किस नाम से अकाउंट खोलूं, क्योंकि आप जितने सारे बैंक में पैसे जहां जहां रखते हो सबका एक नाम होता है, एक अकाउंट होता है। तो बैंक ने पूछा कि ठीक है जी, उसमें से तो 1 लाख रुपए निकलवा दिया आपने, अलग से जमा करवा दिया, ये 1 लाख जो अलग से जमा हुआ किस नाम से अकाउंट खोलूं? मैंने कहा कि एक काम करो, इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से आप जमा कर दो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। स्लो हो जाओ, शांत 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 मेरे बच्चे, सुनो क्या हुआ अभी तक। हम लोगों ने क्या किया, जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया था उसमें से 1 लाख डेप्रिसिएशन के नाम पे माइनस किया। किस नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम से। लेकिन ये पैसा हमने किसी को पे नहीं किया। तो प्रॉफिट से जब 1 लाख रुपए आपका यहां से माइनस हो गया, उस पैसे को हमने क्या किया, अलग से एक नाम दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उस अकाउंट में जमा कर दिया। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, बैंक में क्या हो रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट का पैसा कहां पड़ा हुआ था? बैंक में। हमने बैंक वाले को बोला कि बैंक भैया प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए निकालो और उसको अलग से जमा करो। बैंक ने अलग से जमा कर दिया। हमने पूछा कि किस नाम से, उन्होंने पूछा किस नाम से अकाउंट खोलूं, तो हमने कहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से अकाउंट खोल दो। तो मेरे बच्चे, पता है क्या हुआ, जो आपने प्रॉफिट से माइनस किया, किसी को पे नहीं किया, वो पैसा अलग से इस अकाउंट में जमा हो गया। तो जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज दिख रहा है, इसका मतलब कि आपका दिमाग बोले कि अच्छा, हमने मशीन के नाम पे 1 लाख अलग से जमा करके रखा हुआ है। कहां रखा हुआ? बैंक में। अब अगले साल क्या होगा, ये तो फर्स्ट ईयर था। जो सेकेंड ईयर मेरे बच्चे, सेकेंड ईयर में भी जितना मैंने प्रॉफिट कमाया होगा उसमें से डेप्रिसिएशन के नाम पे फिर से 1 लाख रुपए निकाला होगा, फिर से 1 लाख रुपए। और वो 1 लाख जो हमने सेकेंड ईयर में निकाला, वो पैसा भी मैं कहां जमा करूंगा? उसी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पिछले साल 1 लाख रुपए जमा हुआ था, इस साल भी जो प्रॉफिट से निकाला वो भी क्या करूंगा? इसी में जमा करूंगा। अमाउंट कितना हो गया? 2 लाख। हुआ क्या होगा, जैसे ही ये एंट्री आपने किया होगा, दौड़ के आप बैंक के पास गए होंगे। आपने कहा होगा बैंक भैया जो प्रॉफिट का पैसा मेरा आपके पास पड़ा हुआ है उसमें से फिर से 1 लाख रुपए निकालो, और पिछले साल जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने ओपन किया था, जिसमें पिछले साल 1 लाख रुपए जमा किया था, ये भी 1 लाख उसमें जमा कर दो। इस तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टोटल पैसा कितना हो गया? 2 लाख। एक और एक 2 लाख रुपए। फिर अगले साल यानी कि थर्ड ईयर में क्या होगा, 1 लाख रुपए और जमा किया जाएगा, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 3। और ऐसे करते करते 5 साल में मेरे बच्चे अमाउंट कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। तो
अब हुआ क्या कि 5 साल गुजरने के बाद अगर ये मशीन स्क्रैप्ड हो गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, आपको टेंशन नहीं करना। आपने पूरे 5 लाख रुपीज इकट्ठा करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपने रखा हुआ है। जिस दिन ये मशीन स्क्रैप्ड होगा, आपको मशीन परचेज करने के लिए 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आएगी। आपने क्या करना है जी, बैंक में जाना है। वो 5 लाख रुपए आपने जो रखा है, किस नाम से रखा था बैंक में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उस पैसे को आप निकाल के नया मशीन ले लोगे। कई तरीके के सवाल दिमाग में आपके आ रहे हैं। सर अगर लॉस हो गया तो छोड़ो ना बात, अभी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मीनिंग को समझ रहे हैं। लॉस होगा तो क्या करेंगे, इसमें उस बात की बातें हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने और डेप्रिसिएशन का पैसा हमने बस बैंक में अलग से जमा कर दिया। उस बैंक में जब अलग से जमा किया, नाम क्या दिया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर मशीन 5 लाख का था, 6 लाख की रिक्वायरमेंट आ गई तो वो भी बात की बात है, छोड़ो ना, हम उसको बाद में देख लेंगे। अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने जो मशीन परचेज किया है एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, तो हमें उस मशीन को नया परचेज करने की रिक्वायरमेंट आएगी और उसके लिए हम स्टार्टिंग से सोच रहे हैं। स्टार्टिंग से प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन के नाम पे अमाउंट चार्ज करके हम अलग से रख रहे हैं, जिसका नाम क्या हो रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बात समझ आ रही है? तो मेरे बच्चे हो क्या रहा है, मैं आपको दिखाऊं। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हम पैसा कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन के नाम पे। और जो इसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज किया, हमने किसी को पे नहीं किया, तो इसके नाम का पैसा हम कहां जमा कर दे रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है जी? एक तरीके का रिजर्व है। एक तरीके का रिजर्व है जो हम लोगों ने ओवर द ईयर्स मेंटेन किया है टू रिप्लेस द मशीनरी। बात सुन आ रही है? सर हाँ, और समझाओ ना मेरे बच्चे। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिखाऊंगा। देख रहे हो, कहानी एक्चुअली जो बाप बेटे की है वही सीओसी और मशीन की है। सीओसी पापा हो गए, मशीन बेटा हो गया। इसको 5 साल तक चलाना है, 5 साल के बाद खत्म कर देना है। यहाँ पढ़ाना था, यहाँ पे खत्म कर देना है। हम उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं। मेरे बच्चे लिखो ना थोड़ा सा मेरे साथ। अभी मैं डायग्राम को नहीं मिटाऊंगा, मुझे कई सारी बातें आपके साथ कहनी है, लेकिन जरा लिखो इसके अंदर में नोट नंबर 1 आपका लिखेंगे। नोट नंबर 1, कोई पूछता कि बताओ डेप्रिसिएशन क्या है, इसके बारे में पूछता है डेप्रिसिएशन, तो आप कहना डेप्रिसिएशन लिखिए। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, एक तो नॉन कैश है। नॉन कैश का मतलब होता है जिसका हमें किसी को पेमेंट नहीं करना। हम एक्सपेंस दिखाते तो है प्रॉफिट लॉस में, लेकिन हमें किसी को पे नहीं करना। नॉन कैश है। जिसको पे करना होता है जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन, वो कैश एक्सपेंस होता है। तो नॉन कैश है। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेशन में हो रहा है। ये ऑब्वियस बात है, मशीन आप बिजनेस को ऑपरेशन में यूज कर रहे हो तो ऑपरेटिंग मतलब कि जो जेन्युइन खर्च कहा जाता है। तो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग, आपका नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नोट नंबर 2, कोई पूछे कि जरा बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, तो आप कहना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ टाइप ऑफ रिजर्व। एक तरीके का रिजर्व है मेरे बच्चे। इज अ टाइप ऑफ रिजर्व केप्ट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। मशीन कहने का मतलब कि जो भी एसेट्स होगा उस एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए एक तरीके का रिजर्व है जो हम लोगों ने रखा हुआ है मशीन को फ्यूचर में रिप्लेस करने के लिए। बात समझ में आ रही है? सर हाँ। अब दिमाग शांत करो, शांत, 1 मिनट शांत। मैं कुछ बोल रहा हूं, जरा ध्यान सुनना। अगर मैं कहता हूं कि आपके बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 7 लाख है, अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 7 लाख दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसका मतलब है कि हमने मशीन के नाम पे बैंक में कितना रखा हुआ है? 7 लाख, 7 लाख रुपए उस मशीन को रिप्लेस करने के लिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेरे बच्चे एक नाम है। किसका नाम है? जो पैसा बैंक में हमने अलग से रखा हुआ है। एक सवाल दिमाग में उठ सकता है कि सर क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का पैसा हमेशा बैंक में ही होगा? जरूरी नहीं है। अगर मेरा बिजनेस बैंक से हो रहा है, बैंक से, तो मेरा पैसा बैंक में पड़ा होगा। अगर मैं बिजनेस कैश में कर रहा हूं मेरे बच्चे, कैश में, वो पैसा मेरे तिजोरी में पड़ा होगा। कहीं भी होगा लेकिन होगा जरूर।
समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम का जो पैसा है हमने कहीं जमा करके रखा हुआ है, या तो बैंक में या तिजोरी में। बिजनेस बैंक से करता हूं तो बैंक में होगा, कैश में करता हूं तो कैश में होगा। तो ये मुद्दा नहीं है कि किस फॉर्म में है, पॉइंट यहां पर निकल कर कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है ना। मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूं, जरा सुनो ध्यान से क्या, इसको मैं पहले मिटाऊंगा। एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो क्या है सर, मैं आपको बताऊं, या एक काम करता हूं, पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन कराऊं। आप एक काम कीजिए, जरा यहाँ पे ना मेरे साथ लिखो, यहाँ पे या छोड़ो या कर ही लो, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर वन। ना अभी क्वेश्चन नहीं, पहले मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूं, कुछ और मेरे बच्चे। पता है क्या हुआ, अभी 2 पॉइंट हुआ, मुझे और कुछ लिखाना है। पहले यहाँ पे एक बात और सुन लो, उसके बाद मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन। सर हम भी लिखे ना, कुछ मैं दिखाना चाहता हूं मेरे बच्चे, प्रेजेंटेशन। हम लोग कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बातें बैलेंस शीट में, कैसे कैसे। तो मैं आपको बताऊं, देखो जरा, मान लो कि सीओसी ने 1 जनवरी 2017 को एक मशीन परचेज किया, और मशीन था मान लो 10 लाख का। मेरे बच्चे 31 दिसंबर 2017 को, मतलब साल के एंड में, मैं यहां पे एक बैलेंस शीट बना रहा हूं, माफ कीजिए, मैं अपना प्रॉफिट लॉस बना रहा हूं, प्रॉफिट लॉस। और इस प्रॉफिट लॉस में हमने क्या किया, यहां पे चार्ज किया डेप्रिसिएशन। कितना प्रॉफिट है क्या उसकी बात नहीं, मैं आपको प्रेजेंटेशन कुछ बताना चाहता हूं। मेरे बच्चे, मान लो डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो आपका 10% चल रहा है, तो 10 लाख पे 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज का अमाउंट, 1 लाख रुपए। 10 लाख की मशीन है, हम लोगों ने 1 तारीख को परचेज किया था, मान लो ईयर एंडिंग 31 दिसंबर को हो रहा है, हमने प्रॉफिट से कितना चार्ज किया, 1 लाख रुपीज। अब ये जो 1 लाख रुपए चार्ज किया, इसको हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं मेरे बच्चे, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। दिमाग बिल्कुल शांत रखो, अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, फिर बुक के क्वेश्चंस और फिर बहुत मजा आने वाला है। ध्यान देना, क्या पता है क्या है, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे 31 दिसंबर 2017 का, मतलब ईयर एंडिंग आपका, मान लो यहाँ पे एंड हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो 31 दिसंबर 2017 में जब बैलेंस शीट बनेगा, मेरे पास 2 तरीका है। पहला तरीका, मशीन कितने का है जी, 10 लाख का। 10 लाख में मशीन कितना डेप्रिशिएट हो गया, 1 लाख। तो आप क्या करो, मशीन में से 1 लाख रुपीज माइनस करो, और आप फिर यहाँ पे 9 लाख की वैल्यू दिखाओ, जो बच गया वैल्यू। समझो मेरी बात, 10 लाख रुपए में 1 लाख डेप्रिशिएट हो गया, वैल्यू कितना बच गया, 9 लाख रुपए। ये अभी तक की क्लास में हमने यही पढ़ा। अब चेक करो, पिछली जो 2 क्लासेज हुई, उनमें जितने भी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया मेरे बच्चे, मशीन से ही माइनस कर दिया और बुक वैल्यू पर हमने मशीन दिखाया अभी तक। ये पहला तरीका हुआ। हमारे पास एक और भी तरीका है प्रेजेंट करने का, वो क्या, आप बताओ मशीन कितने का है, 10 लाख। तो मैं क्या करूंगा, मशीन जो है उसको मैं 10 लाख पर ही दिखाऊंगा। मशीन कितने पे दिखाऊंगा, 10 लाख पे, जितने का कॉस्ट था, कॉस्ट मतलब मशीन जो है हमेशा मैं कॉस्ट प्राइस पर ही दिखाऊंगा। और मेरे बच्चे, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना, ये पैसा मैं बैलेंस शीट में यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम पे रिकॉर्ड कर दूंगा, और अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज। 2 तरीका मेरे पास है। पहले वाले तरीके में हमने मशीन से ही माइनस कर दिया जी, नेट प्राइस दिखाया। दूसरे में मशीन जो है हमेशा कॉस्ट पे दिखाऊंगा, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो डेप्रिसिएशन हमने अलग से जमा किया था, उसका नाम क्या दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। या तो अकाउंट्स ऐसे बना लो बैलेंस शीट, या ऐसे, दोनों का मीनिंग सेम है मेरे बच्चे, मीनिंग सेम है। और हाँ, मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जो लोग है ना, लोग वो क्या करते हैं, इसी को एक और भी तरीके से दिखाते हैं। वो कहते हैं कि भैया एक काम करते हैं कि मशीन जो है, मशीन जरा बताओ मशीन की कॉस्ट कितनी है, हमने कहा 10 लाख। वो कहते हैं कि अंदर लिखो 10 लाख रुपए, और इसमें से जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना जी, 1 लाख,
आप यहां से माइनस कर दो। मतलब जिसको इस साइड दिखाना था, इस साइड दिखाने के बजाय उस साइड ही दिखा दो, वहां से माइनस करके और वैल्यू कितना दिखा दो, 9 लाख रुपए। ये भी ठीक है। मतलब कहने का कि या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम ही ना यूज करो, तो सिंपली मशीन दिखा दो 9 लाख रुपए, या फिर क्या करो, मशीन को हमेशा कॉस्ट पे दिखाओ और जितना भी आज तक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दिखा दो। 1 साल के बाद 1 लाख, 2 साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो 2 लाख यहां लिखो या यहीं से माइनस करते हुए दिखाओ, बट ये नाम आपको दिखाना पड़ेगा। 2 तरीके का प्रेजेंटेशन होता है। सर दोनों में फर्क क्या है, इसको छोड़ो, ये दोनों में फर्क बताओ। बहुत बड़ा फर्क है मेरे बच्चे, ये लोगों को नहीं पता होता, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन किया है या फिर आपने मेंटेन नहीं किया, इस दोनों में बहुत फर्क है। पहले मैं इसका मतलब बताता हूं। अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है, इसका मतलब कि इसके नाम का पैसा या तो बैंक में या फिर तिजोरी में हमने कहीं भी अलग से रखा हुआ है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में दिख रहा है तो जितना भी दिख रहा है उतना पैसा बैंक में या फिर तिजोरी में कहीं ना कहीं हमने जमा करके रखा हुआ है। ये पक्का है, जमा करके रखा हुआ है बैंक या तिजोरी में। लेकिन मेरे बच्चे अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहा हूं तो जो डेप्रिसिएशन आपने प्रॉफिट से माइनस किया वो पैसा कहीं पे तो किया नहीं, नॉन कैश है, वो पैसा बिजनेस में ही कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। समझ मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे पैसा हमने अलग से जमा किया है तिजोरी चाहे बैंक में, और यहां पैसा क्या हो रहा है जी, है तो हमारे पास ही, बट तिजोरी या फिर बैंक में नहीं, वो कहीं पर भी बिजनेस में मैं यूज कर रहा हूं। कहीं पर भी जिस दिन मुझे मशीन खरीदना होगा, इस केस में बिजनेस से पैसा निकाल लूंगा, और इस केस में क्या होगा, उस पैसे को जहां पे हमने रखा होगा वहां से पैसा निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको एक बात मैं दिमाग में बैठा देना चाहता हूं कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में दिख रहा है, आपका दिमाग हमेशा ट्राई करे कि आपने उसके नाम का पैसा कहीं ना कहीं जमा करके रखा हुआ है। सर हमने कहां जमा करके रखा हुआ है, तो या तो तिजोरी में या फिर बैंक में। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर नहीं दिख रहा है मेरे बच्चे, तो जितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया प्रॉफिट लॉस से, वो पैसा आपके बिजनेस में ही कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। तो जिस दिन नया मशीन खरीदना होगा हम बिजनेस से पैसा निकाल देंगे, बट पैसा है हमारे पास। यानी कि मैं इसी पे एक नोट लिखाना चाहता हूं, नोट नंबर 3 लिखा पहले यहां पे, क्या जी, अगर प्रोविजन, यहां देखो, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन होता है, चाहे यहां पे माइनस करते हुए कोई भी हो, मशीन यानी कि जो एसेट्स है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखेगा, हमेशा कॉस्ट पे। मतलब आप लिखेंगे यहां पे इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, अगर हम उसको मेंटेन करते हैं, इज मेंटेन्ड, कॉमा कहते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, आर शोन एट इट्स कॉस्ट प्राइस इन द बैलेंस शीट। कॉस्ट प्राइस इन द बैलेंस शीट, आपके बैलेंस शीट में ये क्या होगा, हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे दिखेगा। लेकिन मेरे बच्चे 4th कहते हैं कि इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट इट्स written down value, मतलब बुक वैल्यू, है ना बच्चे, यही तो होता है। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझा रहा हूं। अब ये कितना सिंपल वर्ड बन चुका है। कोई पूछता है डेप्रिसिएशन क्या है, ये वो एक्सपेंस है नॉन कैश जो हर एक साल प्रॉफिट लॉस से चार्ज करते हैं। कोई बोलता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, कहना कि एक तरीके का रिजर्व है, एक तरीके का लॉन्ग टर्म प्रोविजन है जो हमने बना के रखा हुआ है अपने किसी एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए इन गिवन फ्यूचर टाइम।
बात समझ आ गई यहाँ पे? तो और कुछ खास नहीं मेरे बच्चे। एक बात और बता दूं, यहाँ पे आप लिख ले यहाँ पे सर। हाँ सर, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कराना चाहता हूँ। फोर्थ के बाद लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। सर इसको मिटा दें? नहीं बच्चे, इसको नहीं मिटाना। सर मैं इसको लिख लूं? आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। आप अगर इसको लिखने का मन कर रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कहीं नोट डाउन कर लो। ऐसे ही दिमाग में बैठाने वाली बात है जो हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अकाउंटिंग सीख रहे हैं। एक एग्जाम्पल सिखा रहा हूं, लिखो ना यहाँ पे, लिखो ना। कहता है कि कॉस्ट ऑफ मशीन, मेरे साथ लिखिए यहाँ पे। कहता है कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी यहाँ पे 6 लाख रुपीज है, 6 लाख। और कहता है कि बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये कहता है ₹3,40,000 है, 3,40,000 रुपए। बोलता है कि चार्ज डेप्रिसिएशन at the rate of 10% per annum by number A, SLM method, straight line method, number B, WDV method, written down value method। दो मेथड से कहता है कि बताओ आपका डेप्रिसिएशन क्या होगा। अब बातें ना समझने वाली आगे मेरे बच्चे, आप इसकी कॉपी करो, मैं फिर आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सर इसको मिटाओगे? इसको नहीं मिटाऊंगा, मैं इधर मिटाऊंगा। मुझे ना यहाँ अब ये डायग्राम के भी रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चों, मैं उसको नहीं मिटाऊंगा, मैं यहाँ कुछ मिटाता हूँ। ये लीजिए, है ना, ये कपड़ा ना साफ नहीं करता, इसलिए मैं बहुत सारे कपड़े अपने साथ रखता हूँ। ये सबसे बड़ा हथियार है, जो कहीं से ना मिटे वो इससे मिट जाता है। सर आप डस्टर यूज क्यों नहीं करते? डस्टर से कुछ नहीं होता, वो ना और काला कर देता है मेरे इस बोर्ड को। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूं आपका। नंबर ए, पहले एसएलएम मेथड से। मुझे बताइए एसएलएम मेथड से जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन हम कौन से प्राइस पे चार्ज करते हैं? बताओ जरा। जब एसएलएम मेथड से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन हम आपका कौन से प्राइस पे चार्ज करते हैं? सर कॉस्ट प्राइस पे। सर कॉस्ट प्राइस पे। मुझे ये बताओ कि क्या आपको आपके मशीन की कॉस्ट पता है क्या? सर हाँ सर, कॉस्ट 6 लाख है। तो बात ही खत्म हो गई। आप यहाँ पे 6 लाख रुपीज पे 10% के हिसाब से 60,000 का आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, अगर ये एसएलएम मेथड हुआ तो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर WDV मेथड से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो आपको क्या करना होगा? ये जो 10% आपका रेट है, ये हम लोग अप्लाई करते हैं किस पे? रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? आज तक का डेप्रिसिएशन जितना चार्ज हुआ है उतना माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची हुई है। मेरे सुंदर सुंदर भोले भोले बच्चों, देखो ना, मशीन 6 लाख की है एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें बताता है कि आज तक हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, जितने भी साल गुजर चुके हैं उस समय तक में इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो हमें रिटर्न डाउन वैल्यू को पता करने के लिए 6 लाख में हमें क्या करना होगा जी? इस 3,40,000 को माइनस करना पड़ेगा, तब तो जाके बुक वैल्यू बचेगा। डेप्रिशिएटेड वैल्यू इतने की कॉस्ट थी, आज तक इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, उसको माइनस करो, आ जाएगा बुक वैल्यू, और उसी बुक वैल्यू पे आपका 10% यानी कितना हो गया? 260, यानी कि 26,000। ये आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो हमें इस बात को समझना होगा। कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर का आ गया कि भैया आप जरा बता दो WDV से डेप्रिसिएशन, तो आपको क्या करना होगा? WDV में उसकी आज की वैल्यू जाननी पड़ेगी। मेरे बच्चे, आज की वैल्यू को जानने के लिए आज तक हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज ऑलरेडी कर चुके हैं उसको माइनस करके जो वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर इसमें? यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को घुमाता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता हूँ, फिर देखो क्या मजा आपको आता है। इसकी कॉपी कर लिया आपने? यस सर, कॉपी कर लिया। लो मैं मिटाता हूँ और मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाता हूं। आप आइए जरा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 2 में यहां आपका बुक वैल्यू, ओहो इस बार कॉस्ट नहीं,
कहता है कि बुक वैल्यू ऑफ मशीन, बुक वैल्यू ऑफ मशीन ये कहता है 9 लाख है। मेरे प्यारे बच्चे, बुक वैल्यू का मतलब क्या हो गया? रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, ये कह रहा है इतना। और कहता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहता है यहां पे 3 लाख रुपीज का अमाउंट है। सर आप गलत हो। क्यों भाई? सर जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा है तो मशीन तो कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए, फिर बुक वैल्यू आपने क्यों बताया? अरे क्वेश्चन ने बताया, क्वेश्चन ऐसा घुमा रहा है। बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा हूं, बैलेंस शीट में तो हमेशा मशीन कॉस्ट पे ही दिखेगा। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन घुमा रहा है आपको, वो मशीन का क्या बता रहा है? बुक वैल्यू, ये वैल्यू बता रहा है आपको। ये बुक वैल्यू का मतलब क्या जी? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद का वैल्यू। घुमाने दो, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। तो 9 लाख आपका बुक वैल्यू है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपीज है। कहता है कि कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% बाय नंबर 1। कहता है आपका एसएलएम मेथड और दूसरा कहता है WDV मेथड। बोलता बताओ क्या करेंगे? मैं यही आंसर बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, एसएलएम मेथड को करने के लिए आपको एसेट्स की कॉस्ट जाननी पड़ेगी। एंड कॉस्ट कैसे निकलेगा? अगर यहां देखो, अगर हमें ये वैल्यू बताएगा तो इसमें आज तक का जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसको ऐड करो, कॉस्ट निकल के आ जाएगा। 9 + 1 10। उसी तरीके से अगर यहां पे कॉस्ट निकालू तो 9 लाख रुपीज बुक वैल्यू है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, और 3 लाख आज तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 लाख। तो 9 लाख एंड प्लस 3 लाख, ये हो गया 12 लाख। और इस 12 लाख का कितना परसेंट लेंगे आप? 10%, यानी कि 1,20,000। बात समझ में आ रही है? हमें कॉस्ट पे हमेशा चार्ज करना है, हर एक हालात में। इंफॉर्मेशन जैसे भी देगा हम कॉस्ट पे कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे कॉस्ट था, अच्छी बात है, यहाँ पे हमें निकालना पड़ा। अगर WDV मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमें किस पे चार्ज करना होता है जी? बुक वैल्यू पे। और इस पर क्वेश्चन ने वही दिया हुआ। तो 9 लाख रुपीज का 10% कितना हो गया? 90,000 का अमाउंट। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये सर ठीक है। सर आपने कहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जितना पैसा आज तक हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, जितना आज तक मतलब टोटल आज तक का चार्ज किया हुआ डेप्रिसिएशन। और हमें इन डेप्थ मीनिंग में क्या समझना है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होने का मतलब कि इतना पैसा हमने कहीं से जमा करके रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं पहले इसको हटा दूं। मुझे एक्चुअली अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे रिक्वायरमेंट अब सिर्फ 3 लोगों की है, 3 लोगों की। एक तो पापा जी, हमारे सबसे रिस्पेक्टेड दुनिया में जो इंसान है, मम्मी के साथ साथ, है ना, और एक बेटा नंबर 1। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक्चुअली पापा जी का एक और बेटा है, बेटा बेटी कुछ भी, एग्जाम्पल में बेटा मान लेता हूं, बेटा नंबर 2। इसकी भी बॉडी है, आंखें, सब कुछ ठीक है। मतलब आप समझ लो ना, मेरे ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त करने के लिए जितने ड्राइंग्स की रिक्वायरमेंट है उतनी मुझे आती है। आप देख सकते हैं पापा बहुत बड़े हैं और बच्चे जो हैं दोनों छोटे छोटे हैं। ठीक है, एक बात बताओ, मैं फिर से कॉन्सेप्ट थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं प्रोविजन का। मुझे बताओ कि पापा जो है बेटा नंबर 1 को सिर्फ पढ़ाएंगे या बेटा नंबर 2 को भी पढ़ाएंगे? सर दोनों को पढ़ाएंगे, दोनों उनके बेटे हैं, दोनों को पढ़ाने की रिक्वायरमेंट होगी। क्या पापा जब इस बात को जानते हैं कि दोनों को पढ़ाना है, दोनों को पढ़ाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी, तो एजुकेशन फंड जो वो मेंटेन करेंगे वो सिर्फ 1 बेटा या सिर्फ 2 बेटा या दोनों के लिए? सर दोनों के लिए। कैसी बात करते हो? पता है क्या हुआ, पापा जी ने बेटा नंबर 1 के नाम पे अभी तक 7 लाख रुपीज और बेटे नंबर 2 के नाम पे मान लो 5 लाख। ये दुनिया में पहले आया था, ये दुनिया में बाद में आया था, तो पापा जी ने स्टार्टिंग से प्लानिंग कर ली। इनके नाम पे अभी तक 7 लाख, ये थोड़े देर आए थे इसलिए अभी तक 5 लाख रुपए सिर्फ जमा किए हैं। तो जरा बताओ, एजुकेशन फंड में
टोटल पैसा पापा जी ने कितना जमा करके रखा हुआ है? 12 लाख रुपए। ये पैसा उन्होंने कहाँ रखा होगा? बैंक में रखा होगा, तिजोरी में रखा होगा, कहीं भी रख सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन हाँ, हम जब अकाउंटिंग पढ़ते हैं मेरे बच्चे, तो पापा जी ने अलग से कुछ भी पैसा रखा, उसका नाम बताओ। तो नाम क्या है? एजुकेशन फंड है। यही मतलब होता है ना सर? हाँ, कहना क्या चाहते हो सर, ये बताओ। एक बात बताइए कि अगर पापा जी ने इन दोनों बेटे के नाम पे 12 लाख रुपए जमा करके रखे हुए हैं एजुकेशन फंड के नाम पे, आज जब मान लो अचानक ही मान लो ये बच्चा बड़ा हो गया, बेटा नंबर 1, ध्यान से मेरी बात सुनना, बेटा नंबर 1 बड़ा हो गया, और बेटा नंबर 1 जब बड़ा हो गया तो इसको पढ़ाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, इसको पढ़ाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। और सच्चाई बताऊं तो जब पापा जी को बाद में पता चला, जब पढ़ाने गए, कि यार पैसे जो चाहिए इसको पढ़ाने के लिए वो हमें 8 लाख रुपए चाहिए, पापा जी नेट्स 8 लाख रुपीज टू एजुकेट दिस बेटा नंबर 1, मतलब इसको पढ़ाने के लिए उनको 8 लाख की रिक्वायरमेंट है। अब मुझे आप बताओ कि अगर इस बेटे को पढ़ाने के लिए वी नीड 8 लाख रुपीज, तो क्या पापा जी एजुकेशन फंड से 8 लाख निकाल कर इसको दे सकते हैं क्या? बोलो ना हाँ या ना। सर नहीं दे सकते। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, नहीं दे सकते मेरे बच्चे। अरे आपने जब इसके नाम पे 7 लाख आपने जमा किया है, तो 8 लाख कैसे निकालोगे? इसका मतलब कि आपने इसके नाम पे जो पैसा जमा किया वो भी पैसा निकालोगे, फिर तो लड़ने लगेगा कि मैं भिखारी थोड़े बनूंगा, मुझे भिखारी नहीं बनना, मुझे भी पढ़ाई करना है, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी, और मेरे नाम का पैसा इनको कैसे दोगे? झगड़े होते हैं मेरे बच्चे, हो सकते हैं, और होने की पूरे चांस है अगर आपके जैसा बेटा है तो, या बेटी है तो। सही बोल रहा हूं ना? मुद्दे पे आओ, छोड़ो उस बात को। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पापा को बेटा नंबर 1 को पढ़ाना है तो उनको 7 लाख ही निकाल सकते हैं जितना पैसा उस फंड में उनके नाम पे जमा किया है। तो सर एक बात बताओ, बच्चे को 8 लाख रुपए चाहिए, कहां से आएंगे? पापा ने फंड में कितने रुपए रखे थे? टोटल 12 लाख। कितना निकाल लेंगे? 7 लाख। तो 8 लाख में 7 लाख तो वहां से आ गए जो पैसा जमा किया था। 1 लाख की कमी हो रही है, अब दूसरा उपाय ही नहीं है। पापा जी को क्या करना होगा? करंट ईयर में जो कमाएंगे उसी में से तो निकालना पड़ेगा, है ना बच्चे? यानी कि इसमें कैसे जाऊंगा जी? तो एजुकेशन फंड में से हम लोगों ने क्या किया? 7 लाख रुपीज निकाल लिए, और जो 1 लाख रुपए अभी जो और रिक्वायरमेंट आ रही है वो पापा जी करंट ईयर का जो उनका इनकम होगा, सैलरी प्रॉफिट जो भी कमा रहे होंगे, वहां से पैसे निकालकर उसको देने पड़ेंगे। सर लोन भी ले सकते, लोन की बात छोड़ो ना, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं इनकम से सब कुछ काम करने का, क्यों लोन के ऊपर जाएंगे? तो 7 लाख रुपए आपने जमा किया था वो कर लो, 1 लाख रुपए इस साल के इनकम से निकालो, 8 लाख से बच्चे को पढ़ा लो। ऐसा ही होता आपके घर में, मेरे घर में, और दुनिया के हर एक घर में जिसके मम्मी पापा बहुत सीरियसली प्लान करते हैं फ्यूचर को लेकर। सर इससे हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है मेरे बच्चे? मैं अब आपको दिखाता हूं इसका मतलब। मुझे बताओ, सीओसी के पास मशीन 2 हैं, मशीन 1 और मशीन 2। कई सारे मशीन मेरे पास हो सकते हैं। मशीन 1 की जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट 7 लाख है, इसकी कॉस्ट मान लो 10 लाख है। मैंने आज तक जो पैसा इसके नाम पे, क्योंकि जब 2 मशीन होगा तो दोनों के नाम पे मुझे पैसा जमा करना पड़ेगा, मैंने मशीन 1 के नाम पे मान लो 4,80,000 आज तक जमा किया हुआ है, और मशीन 2 के नाम पे 5,30,000 जमा किया हुआ है। मतलब अगर मैं टोटल बात करूं मेरे बच्चे, तो मशीन टोटल कितने का हो गया? 17 लाख का, और आज तक 10,10,000 रुपीज मैंने जमा करके रखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। दिस इज टोटल, जैसे था ना टोटल 12 लाख, उसी तरीके से मैंने जो इन्होंने एजुकेशन फंड मेंटेन किया था, मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन किया है, उसमें कितने पैसे? 10,10,000 रुपए, 10,10,000। सही बात है ना? यस सर। एक बात बताओ, अगर मान लो मेरा आज मशीन 1 खराब हो जाता है, तो मुझे बताइए मशीन 1 को खराब होने के बाद हमें इसके नाम पे टोटल कितना पैसा जमा करना पड़ेगा? 7 लाख। अगर मशीन 1 खराब हो गया तो हमें मशीन 1 को रिप्लेस करना पड़ेगा, और क्वेश्चन के मुताबिक हमें दिख रहा है कि वी नीड 7 लाख रुपीज टू रिप्लेस दैट मशीनरी। 7 लाख रुपए कहां से आएंगे पैसे? क्या मैं पूरे 7 लाख इस फंड से निकाल सकता हूं क्या? नहीं निकाल सकता। वही कहानी जो आपके पापा की थी।
मेरे बच्चे, इस मशीन के नाम पे जितना पैसा मैंने जमा किया है वही पैसा बैंक से निकाल सकता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? ये सर। तो मेरे बच्चे 7 लाख मुझे जब इस मशीन को खरीदने के लिए चाहिए तो मैं पैसे कहां से लेकर आऊंगा जी? एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बताओ कितना रखा था इसके नाम पे? 480। वो 480 में निकाल लूंगा। 480 मतलब बैंक से कहूंगा कि बैंक भैया मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 10,10,000 है, उसमें से 480 निकाल के मुझे दे दो। बैंक क्या करेगा? 480 निकाल कर आपको दे देगा, ले जाओ कर। ठीक है ना? 480 हमारे पास आ गया। लेकिन हमें 7 लाख की रिक्वायरमेंट है, 7 लाख रुपए। 480 से क्या होगा? कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ये जो आपका मशीन 1 था ये स्क्रैप्ड हो गया, बर्बाद हो गया, तोड़ दिया। कबाड़ी को तो बेचोगे कम से कम। अगर कबाड़ी वाले को बेचा, मान लो कबाड़ी वाले ने आपको 50,000 दे दिया, तो यानी कि हमारे पास इस मशीन को सेल करके, मशीन को सोल्ड करके हमारे पास और कितने आ गए? 50,000, 50,000 रुपए। हमें टोटल रिक्वायरमेंट कितने की है? 7 लाख चाहिए। 7 लाख तब मशीन आएगा, लेकिन 7 लाख में इकट्ठा कितना हो पाया? 530। 480 हमने जमा किया था, 50 हमें मशीन सोल्ड करके आ गया, तो 530। अब पैसे कहां से आएंगे? अब कहां से आएंगे? टेंशन नहीं है मेरे बच्चे। बताओ कमी कितने की हो रही है पैसे की? तो 7 में 530 हो गया, 1,70,000। ये 1,70,000 लॉस ऑन सेल, मशीन को बेचने पे जो लॉस हुआ वो हम करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस से निकाल लेंगे। ये हम क्या करेंगे जी? करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस से। ठीक जैसे पापा जी यहाँ पे करंट ईयर के इनकम से निकालते थे, वही हम ये भी काम करेंगे। अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो, फाइनल अकाउंट जो आपने पहले पढ़ा था बचपन में, याद कीजिए फाइनल अकाउंट में जो प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो डेबिट में लिखते हैं टू लॉस ऑन सेल, लिखते हैं ना बच्चे। उस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन का मतलब क्या हुआ जी? कि हमने प्रॉफिट से उतना पैसा निकाल के अलग जमा कर लिया है, क्योंकि हमें नया मशीन खरीदना होगा। वी नीड दैट मनी टू रिप्लेस द मशीनरी, इसलिए हमने क्या किया? उसको भी प्रॉफिट से निकाल के चार्ज कर लिया। ये हर एक आदमी करता है, हर एक आदमी। तो मैं तो सिर्फ पूरे आज की क्लास में यही बता रहा हूं कि पापा बेटा 1 बेटा 2 उसी तरीके से फॉर्म भी चलती है मेरे बच्चे, फॉर्म भी चलती है। मैं कुछ आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, एक और एग्जांपल इस बात को समझाने के लिए। एग्जांपल नंबर 3 लिखिए मेरे साथ। एग्जांपल नंबर 3, ये बातें दिमाग में बैठा लेना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो बिलीव करो दुनिया में कितने भी लोग अगर आपके साथ एक साथ आ जाए लड़ने के लिए, आपको हरा नहीं सकते। और मैं एक बात बता दूं, आपको शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। आज कोई हमारे साउथ इंडिया की जो मूवी है ना, आप उस कोई मूवी को निकालो जिसमें हीरो, जैसे वो क्या नाम है, रजनीकांत है, अभी और भी कई सारे नाम है, भूल गया हूं, प्रभुदेवा है, और भी बहुत सारे नाम है। वो पता क्या करते, उनकी शक्तियां क्या होती हैं? वो एक बार पैर ऐसे, आपको नहीं दिखेगा मेरा पैर, मैं बता रहा हूं, पैर ऐसे ऐसे हिला रहा हूं मैं, ऐसे जब पैर हिलाएंगे आंधी आनी शुरू हो जाती है। जितने सारे गुंडे वहां पे होते हैं सारे हवा में उड़ने शुरू हो जाते हैं। वो एक गुंडे को ऐसे फेंकेगा तो वहां पे मतलब जितनी कारें वो उड़नी शुरू हो जाती है। वो शक्ति आपके अंदर आ जाने वाली है। आप आज मूवी की बात छोड़ो, आज कम से कम एक बार आप इसको पढ़ने के बाद रोड पे निकलना, और रोड पे निकल के कहीं पर भी बीच में एक बार पैर आप हिलाना, देखना वहां पे आंधी आनी शुरू हो जाएंगी। जितने आसपास में बच्चे लोग वहां से गुजर रहे होंगे वो हवा में अपने आप उड़ने शुरू हो जाएंगे, बारिश आनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे आज पता नहीं क्या क्या होने वाला है। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की शक्ति है जो आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है, और वो आपको ऐसे करने के लिए मतलब प्रेरित कर रही है। आप समझ मेरी बात में क्या बोलना चाहता हूं? वो शक्तियां मैं आपको दे रहा हूं। लिखो ना एक एग्जांपल यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 3 लिखेंगे, आप लिखेंगे मेरे साथ। कहता है कि मशीनरीज मतलब कई सारे मशीन है, और ये आपका कहता है जी आपका मैं दे दूं क्या, नाम दे दूं क्या? चलो नाम ही देता हूं, M1 और यहां लिखो M2, 2 मशीन है। लिखना इनकी जो कॉस्ट है, इनका कहता है 8 लाख रुपीज और इनका कहता है 13 लाख रुपीज। ये मशीन की कॉस्ट है। फिर कहता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये कहता है 2,70,000 और ये 3,80,000।
मतलब कहने का कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो जरा बताइए, क्योंकि क्वेश्चन में टोटल दिया रहेगा। मशीन टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 21 लाख, 21 लाख रुपए की मशीन है। और ये कितना हो गया जी? 650, 6,50,000 रुपए यहाँ पे टोटल आ गया, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, मैं इसको मिटाऊंगा। कहता है क्वेश्चन में M1, इसके बाद लिखिए M1 was sold for rupees 75,000। बोलता कि कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ M1। बोला कि बताओ क्या प्रॉफिट लॉस होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो ना मैं कैसे निकालूंगा। मुझे बताओ कि आपका जो कॉस्ट ऑफ मशीन है, कॉस्ट ऑफ मशीन वो कितने का था आपका? 8 लाख रुपए का। मुझे बताइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब इस 8 लाख के बिहाफ पे हम ऑलरेडी कितना रखे जमा करके? 270। ये 270 तो हमारे पास है, यानी कि वी नीड मोर 430। इतना हमें और चाहिए, है ना? सॉरी 530। हमें 5,30,000 रुपए और चाहिए। मुझे बताओ हमें इस मशीन को बेच के कितना मिल गया? 75। तो आपका सेल ऑफ M1 से हमें 75 मिल गया। अभी और जो पैसे कम पड़ रहे हैं वो कितने कम पड़ रहे हैं बताओ? 5,30,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं, 5,30,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं 75,000, तो मेरे बच्चे 4,55,000 यहाँ पे कम पड़ रहे हैं। और ये जो कम पड़ रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑन सेल। ये हमें लॉस हुआ है, 4,55,000 का आपको लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ मशीन को बेचने पे आपको लॉस हुआ है। यही पैसा प्रॉफिट से निकालना होगा। अरे हमें 8 लाख रुपए इकट्ठे करने ही करने हैं। मशीन बिक गया, वी नीड टू कलेक्ट 8 लाख रुपीज टू रिप्लेस दैट मशीन। आउट ऑफ 8 lakhs 270 we have already kept in provision for depreciation, and by selling this machine we have collected 75,000 more. The balance, that is called the deficiency, the loss on sale, that amount will collect from the profit loss account. This is the concept, that's it। और कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। आप समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूं? यस सर। सर चिल्लाओ मत सर, आप जब चिल्लाते हो ना तो हमें बहुत गंदा लगता है, हमें भी मन करता है कि आप पे चिल्लाएं। और आपको मैं बताऊं कि सर आप जब चिल्लाते हो ना तो लगता है कि पता नहीं आपका गला का क्या हो गया है। मतलब प्लीज सर चिल्लाओ मत आप, ठीक है? जोश आ जाता है कभी कभी जब मैं, क्योंकि मेरे अंदर भी ऐसी शक्तियां हैं, जब मैं घर से निकलता हूं और जब अपने जाता हूं नीचे में गाड़ी उठाने नहीं, मतलब गाड़ी पे बैठने के लिए, तो जब गाड़ी को स्टार्ट करता हूं ना बच्चे, तो वहां की सारी गाड़ियां उड़नी शुरू हो जाती है। बताओ मैं क्या करूं? शक्तियां हैं वो जो हमारे अंदर आ चुकी हैं। ये आज से 250-300 साल पहले की बात है। मैं जब अभी मुझे नहीं समझ में आता था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो मैंने बहुत 300-400 साल तक मैं हिमालय पे बैठ के यज्ञ मैंने किया था। यज्ञ दुर्गा माँ का मैंने यज्ञ किया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कोई समझाए क्या होता है क्या नहीं होता है। दुर्गा माँ मेरे पास आई थी, मेरे बच्चे, उन्होंने कहा था कि हाथ जोड़ो, मैंने जोड़ा था। उन्होंने त्रिशूल जो उनके पास नहीं होता, उन्होंने ऐसे मारने के लिए नहीं, वो मंत्र है, उनकी शक्ति, उन्होंने फेंका और उसमें से आशीर्वाद निकला लाइट वाला, और यहाँ पे आके मेरा टकराया था। तब जाके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मुझे समझ में आया था। उसके पहले तो मैं रटा करता था। सच बोल रहा हूं, मेरी बात मानो। हाँ, मैं अब इसको हटाता हूं और मैं अब आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जहां पे अब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बहुत अच्छी तरीके से अब समझने वाले हैं। आओ ना मेरे साथ एक एग्जाम्पल लिखो। मैं बुक से भी क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन एक्चुअली जब एग्जाम्पल हम खुद लिखते हैं ना तो बहुत हद तक क्वेश्चन हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आप मेरे साथ अपने दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को बैठाइए जो मैं बोलने वाला हूं, फिर बुक तो हम देख ही लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। आओ ना, लिखिए मेरे साथ यहां पे, आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन।
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1, जो पहले एग्जाम्पल हो गया, मैं नंबर न याद करना चाहता हूँ न करूंगा, बस आप लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, और मैं लैंग्वेज में लिखूं या फिर मैं डायग्राम पे बता दो, आप बताओ क्या चाहते हो। सर आप डायग्राम पे ही बता दो, अच्छा लगता है। चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूं। आओ चला एग्जाम्पल नंबर 1 लिखना। एक डायग्राम बनाइए मेरे साथ यहाँ पे, ये डायग्राम रहा। ये कहता है आपका 1 जनवरी में, या इस बार ईयर एंडिंग जनवरी से दिसंबर तक करता हूं। 1 जनवरी मान लो 2019 को मैंने M1 परचेज किया, और ये M1 था 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, साथ साथ लिखेंगे आप यहाँ पे 2 लाख का। फिर मेरे बच्चे मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 सितंबर 2019 को M2 परचेज किया, ये था 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए। एक बार चेक कर लो बुक में जो मेरा क्वेश्चन है कहीं से मिलता जुलता ना हो जाए, अदरवाइज फायदा नहीं हो पाएगा। सर कौन से क्वेश्चन पर नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये रहा। फिर कहता है मेरे बच्चे, कहता है यहाँ 1 सितंबर 2020 को मैंने M3 परचेज किया, और वो था आपका 1,80,000 का। फिर कहता है आपका 1 अप्रैल 2021 को M4 परचेज किया, और ये कहता है आपका 1 लाख रुपए का। और बस फिर आपका खत्म, ईयर एंडिंग। मैं आपको बता दूं हमारे क्वेश्चन में ईयर एंडिंग जो हो रहा है वो 31 दिसंबर को हो रहा है, मतलब पहला 31 दिसंबर यहाँ एंड करो, 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2020 यहाँ कहीं कर लो, है ना, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021। 3 साल की कहानी, 3 इयर्स की कहानी हमें करनी है। तो मैं अब यहाँ पे शुरू करता हूँ, ठीक है ना। कहता है कि आपका प्रिपेयर, क्वेश्चन लिखे आगे, प्रिपेयर मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। कहता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओहो डेप्रिसिएशन अकाउंट, और कहता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप जानते हैं डेप्रिसिएशन अलग होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग होता है। इफ rate of depreciation is 10% by SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना। और मैं ऊपर ही बता चुका हूं ईयर एंडिंग क्या हो रहा है 31 दिसंबर को आपका। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। मैं आगे बढ़ूं, ये सर ईयर एंडिंग एग्जाम में ना बताया तो क्या लेंगे, 31 मार्च जो हमारा फाइनेंशियल ईयर आपका होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, बट यहां बता रहा है तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। आओ ना, मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन में एक तो बनाऊंगा, सॉल्यूशन में मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। मैंने एक नोट लिखाया था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन करते हैं, जब भी ये अकाउंट मेंटेन होगा तो मशीनरी यानी कि एसेट्स हमेशा कौन से प्राइस पे दिखेगा, कॉस्ट प्राइस। आप कसम खा लो मेरे बच्चे कि जब भी एसेट्स आपका यहाँ पे जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को मेंटेन किया जाएगा तो जिस एसेट्स का अकाउंट बना रहे हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखेगा बिना किसी डाउट के। तो ये मशीन अकाउंट हो गया। सेकेंड अकाउंट आप जो बनाएंगे मेरे साथ, यहां पे बना लो डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप रटना नहीं, मेरी बातें सुनना, समझना, बहुत मजा आने वाला है आपको इस कॉन्सेप्ट में समझने के लिए। ये रहा हमारा आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। और तीसरा मेरे बच्चे मैं यहां पे आपके लिए बनाऊंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। बात समझ आ रही है? ये हमारा थर्ड अकाउंट है जिसका नाम है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये लीजिए, मैंने इसको यहां पे लिख दिया। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं, आप मेरे साथ ध्यान से मेरी बातें सुनेंगे। लिखने से ज्यादा मेरे कॉन्सेप्ट और जो बातें बताऊंगा उस पर आपका नजर रहेगा, ठीक है ना। आइए सुनिए मेरी बात। ये देखो 1 जनवरी को आपने
मशीन 1 परचेज किया, एसेट्स है मेरे बच्चे, बढ़ना डेबिट। तो 1 जनवरी 2019 को आपने कहा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, M1। M1 कितने का है जी, 2 लाख रुपए का, पहला आपका। फिर समय आगे बढ़ा, चलते चलते 1 सितंबर आ गया। तो 1 सितंबर 2019 को आपने फिर से एक मशीन लिया, टू बैंक अकाउंट, और ये मशीन आपका क्या है, M2। ये कितने का है, 3 लाख रुपए का, 3 लाख का। 2 मशीन परचेज किए गए थे, हमने दोनों ही मशीन को परचेज करने की यहां पे एंट्री आपको दिखा दी। कोई डाउट इसमें, नहीं सर। अच्छा, अब देखो समय आगे बढ़ा, चलते 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 साल का एंड आ गया। मेरे बच्चे साल के एंड में आप क्या करते हो, ध्यान देना, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, ये आपको बनाना नहीं है, मैं समझा रहा हूं। प्रॉफिट लॉस में आप चार्ज करते हो डेप्रिसिएशन, आप चार्ज करते हो डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो ना सर। हाँ, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा किस पे जी, M1 पे भी होगा, M2 पे भी होगा। बताओ कितना सर, M1 पे पूरे साल का 10% आपका 20,000, और M2 पे मेरे बच्चे कितने महीने का, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने का, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने का। तो 3 लाख पे आपका 30,000 हो गया, और 4 महीने का 10,000। ये आप एंट्री करते हो, यही होता है ना। प्रॉफिट लॉस में क्या लिखते हैं, टू डेप्रिसिएशन। ध्यान से मेरी बात सुनना, सारी अकाउंटिंग सिखा रहा हूं। तो प्रॉफिट लॉस में टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में क्या करेंगे, साल के एंड में 31 दिसंबर 2019 को हम लोग बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही तो होगा, जब आपने प्रॉफिट लॉस में कहा टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में क्या बोलेंगे, बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कितना जी, 30,000 मेरे बच्चे, 30,000 हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ये 30,000 आपका M1 के नाम पे है और M2 के नाम पे। M1 के नाम पे कितना है, 20,000, M2 के नाम पे 10,000। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये वाला ये तो आपके लिए है, एग्जाम में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट लिखने के फायदे हैं, पहले भी देख चुके हो, आगे भी दिखाऊंगा। तो आपका 30,000 मेरे प्यारे बच्चे, ये जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया 30,000, ये डेप्रिसिएशन का पैसा किस अकाउंट में जाके जमा हो जाएगा, बोलो बोलो। ये जो 30,000 जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये पैसा कौन से अकाउंट में जमा हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। बताया था कि डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज किया वो पैसा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाके जमा हो जाता है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, आज यानी कि 31 दिसंबर 2019 को ये पूरा का पूरा 30,000 हमें ट्रांसफर कर देना होगा, कहां पे जी, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। कुछ डाउट, कुछ गलत बोला मैंने, नहीं सर, बिल्कुल सही चीज बता रहे हो कि जितना भी आपने प्रॉफिट लॉस से डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो सारा पैसा कहां चला जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। कर दिया मेरे बच्चे, वो 30,000। और जब यहां बोला टू प्रोविजन, तो प्रोविजन में क्या करेंगे, 31 दिसंबर 2019 को हम लोग कहेंगे बाय, कौन से अकाउंट से आ रहा है जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट से, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये आपका कितना अमाउंट आ रहा है, 30,000, 30,000 रुपए आ रहा है। मुझे बताइए 30 किसके किसके नाम पे आ रहा है, M1 M2 के नाम पे। लिख देता हूं मैं, M1 के नाम पे कितना था, 20,000, M2 के नाम पे 10,000। इसमें जमा हो गया आपका 30,000 रुपए, खत्म होगी बात। मेरी बातें समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, ये सर ईयर एंड हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 31 दिसंबर को 2019 में बाय बैलेंस CD, बताइए टोटल मशीन कितना हो गया, 5 लाख का, 5 लाख। आप देख रहे हो मशीन जो है यहां पे कितने का दिख रहा है, 5 लाख, मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट हमेशा दिखेगा, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया यहां पे माइनस करने के बजाय आपने उसको क्या किया, प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन में। तो हमेशा आपको मैंने बताया था, वही प्रूफ कर रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस पे। मेरे बच्चे इसका कोई बैलेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि जितना आपने प्रॉफिट से निकाला वो सब कहां चला गया, प्रोविजन में। तो ये तो हमेशा दोनों से टैली कर जाएगा, हमेशा इसका कोई बैलेंस नहीं दिखेगा। हाँ, हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2019 को यहां पे आपका टू बैलेंस CD कितना आएगा जी, 30,000।
30,000 और इसको हमने क्लोज कर दिया 30,000। मैं समझा रहा हूं अकाउंटिंग एक्चुअली चल कैसे रहा है, क्योंकि बिना इसको समझे तो हम काम ही नहीं कर सकते। तो 30,000 रुपए का अमाउंट यहां पे हमारे पास इस अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ, 30,000 रुपए। कोई पूछ दे आपको कि 30,000 जो आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में रखा है किस मशीन का है, बताना कि यार M1 का 20 है, M2 का 10 है, लिखा तो है। अगले साल में आ जाओ, अगले साल में इसका स्टार्टिंग यानी कि 1 जनवरी 2020 आपने कहा टू बैलेंस BD कितना जी, 5 लाख। मशीन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। हमारे पास जो आपका डेप्रिसिएशन है उसका तो कोई बैलेंस ही नहीं होगा। हाँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 1 जनवरी 2020 का बाय बैलेंस BD इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, क्योंकि एक तरीके का रिजर्व है मेरे बच्चे, रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। 30,000 ये 30,000 किसके नाम पे है, क्या लिखूं, या लिखना तो लिख लो, आपकी मर्जी। M1 M2 के नाम पे, M1 के नाम पे इस पे 20,000 है और M2 के नाम पे 10,000 है, ये आपकी मर्जी है। बार बार लिखो चाहे जितना जैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 19 खत्म हो गया, 19 खत्म। अरे अब 2020 हमारे पास आया है, 2020 फिर समय आगे बढ़ा, चलते 1 सितंबर आ गया, नया मशीन हमारे पास आया है मेरे बच्चे। 1 सितंबर 2020 को हमने नया मशीन लिया, 2 बैंक अकाउंट, और इसका नाम क्या है जी, M3। कितने का है, 1,80,000 का, 1,80,000 रुपए, 180। फिर समय आगे बढ़ा और चलते साल का एंड आ गया। ओहो, साल के एंड में मेरे बच्चे, इस साल के एंड में जब हमने प्रॉफिट लॉस बनाया होगा तो हमने लिखा होगा टू डेप्रिसिएशन। ये नहीं बनाना आपको, एग्जाम में बोल दे कि भैया एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाओ तो ही इसको दिखाना था, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने क्या जी, M1 के नाम पे, M2 के नाम पे, M3 के नाम पे, ठीक है ना, ये हमने आपका दिखाया। अब मुझे जरा सुनो ध्यान से कि प्रॉफिट लॉस में जो डेप्रिसिएशन आएगा M1 M2 M3 के नाम पे वो कितना आएगा। सुनो मेथड क्या चल रहा है, SLM। मेरे बच्चे M1 पिछले साल आया था तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 20,000, M2 भी पिछले साल आया था, इस साल पूरा यूज किया गया, 30,000 का डेप्रिसिएशन। और M3 जब 1 सितंबर को लिया तो आपको 4 महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 180 पे कितना हो जाएगा, 6,000, है ना, ठीक है। यानी कि हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया टोटल आपका, 56,000। तो यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में क्या बोलेंगे, 31 दिसंबर 2020 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमने कहा जी कि भैया ये जो हमने चार्ज किया है M1 M2 और M3 के नाम पे, M1 के नाम पे 20,000, M2 के नाम पे 30,000 और M3 के नाम पे आपका 6,000, टोटल कितना हो गया, 56,000। ये जो अमाउंट आपका है वो आपका 31 दिसंबर 2020 को हमने कहा ट्रांसफर कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो अलग से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, उसी अकाउंट में जाके 56 ऐड हो जाएगा। यहां पे हम आ गए आपका 31 दिसंबर 2020 को, आप बोलेंगे बाय क्या जी, आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और हमने M1 M2 और M3 के नाम पे, इस पर M1 के नाम पे कितना आपका है, 20,000, M2 के नाम पे 30,000 और M3 के नाम पे 6,000, टोटल कितना हो गया, 56,000, 56,000। ठीक है, अब क्लोज करो जी, ईयर एंड करो, ईयर एंड करो। ये देखो आप यहां पे 31 दिसंबर 2020 को बाय बैलेंस CD 5 + 1 कितना, 6,80,000 क्लोज्ड, है ना, कॉस्ट प्राइस पे। यहां तो कोई बैलेंस नहीं होगा। और यहां मेरे बच्चे 31 दिसंबर 2020 को यहां पे टू बैलेंस CD M1 M2 M3, M1 पे कितना हो गया, ध्यान सब देने वाली बात है, ध्यान ध्यान ध्यान, यहां पिछले साल तक M1 पे 20 जमा किया था, 20 और जमा किया, टोटल अब आपका 40 हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आज तक का कितना चार्ज किया वो बताता है, 10 यहां 30 यहां, टोटल कितना हो गया, 40,000। मेरे बच्चे यहां पे M3 का पहले से कुछ नहीं था, इस पर 6 तो 6,000,
टोटल कितना हो गया 86,000। ऐसे भी दिख रहा था 30 पिछली बार से 56 इस बार, टोटल कितना हो जाएगा 86,000। और ये हमारा सेकेंड ईयर क्लोज्ड हो गया 86,000। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? बोलो ना हाँ। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट खराब ना रहे, आप रटो ना बाकी बच्चों जैसा। अब आ जाओ आपका थर्ड ईयर में, और हम लोगों ने क्या किया जी थर्ड ईयर में, यहाँ पे 1 जनवरी 2021 टू बैलेंस बीडी कितना 6,80,000। मेरे बच्चे यहां तो कोई बैलेंस है नहीं, और ये आपका 1 जनवरी 2021 को बाई बैलेंस बीडी, ये प्रोविजन में आज तक हमने कितना जमा किया हुआ है 86,000। तो मैं बना रहा हूं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपका पापा जी क्या बनाते हैं? एजुकेशन फंड अकाउंट। सेम होता है, अगर वो अकाउंट्स मेंटेन करना चाहे तो उसी नाम से अकाउंट खोलते हैं कि भैया इतना पैसा हमने रखा हुआ है, ठीक है। और इसी को दोबारा क्यों लिखो, यही आपका बाइफर्केशन यहां भी होगा जी। अगले साल में आ जाओ, अगले साल में समय आगे चला मेरे बच्चे, ये देखो समय आगे चला, चलते चलते 1 अप्रैल आया, नया मशीन हमारे पास आया है। 1 अप्रैल 2021 को टू बैंक अकाउंट M4 1 लाख का मशीन है, 1 लाख। समय आगे चला, चलते चलते साल का एंड आ गया, यहां कुछ नहीं, कुछ क्यों नहीं। तीसरे साल में भी आपने यहां पे क्या किया होगा जी 31 दिसंबर 2021 को बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उस साल जो प्रॉफिट लॉस बना होगा उसमें से M1, M2, M3 और M4 चारों पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। मेथड क्या चल रहा है? SLM। तो SLM में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 3 मशीन पिछले साल सारा, हम इस साल का चार्ज करें मेरे बच्चे। M1 पे पूरा 20,000, M2 पे 30,000, है ना, पिछले साल से आ रहा ना, करंट ईयर में तो पूरे साल यूज हुआ, इस पे 18,000। और M4 इस साल लिया 9 महीने 9 मंथ्स आपने यूज किया है, 1 लाख पे 10% 10,000 और 9 मंथ्स का 7,500 है ना। तो टोटल कितना हो गया ये आपका 75,500, ठीक है। और ये आपने क्या किया, इसको आज ही 31 दिसंबर 2021 को कहां ट्रांसफर किया जी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 75,500 क्लोज्ड। ये अमाउंट यहां चला जाएगा आपका 31 दिसंबर 2021 को, आपने कहा बाय क्या बोलेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन अकाउंट। और मेरे बच्चे टोटल कितना जमा हो गया 75,500 का अमाउंट। अगर आप इसका डिटेल देना चाहते हैं तो आप बोलना M1, M2, M3, M4। सर डिटेल ना दे तो दे देना, आपको फायदा होगा, भी सीख रहे हो ना। 20,000, 30,000 M2 पे, 30,000 M3 पे 18,000 और M4 पे 7,500। ये हो गया अमाउंट आपका इतना। और उसके बाद आप यहां पे 31 दिसंबर 2021 को लिखेंगे टू बैलेंस CD। टोटल कितना हो जाएगा 161,500। कोई पूछ दे कि जरा डिटेल बताओ इसमें क्या क्या है, तो बता देना M1, M2, M3 और M4 के नाम पे। M1 पे कितना, M1 पे पिछले साल तक 40 था, इस पर आपने 20 जमा किया, ये हो गया 60,000। 40 and 30 70,000 है ना। और यहां पे 6 और 18, ये मतलब ओपनिंग बैलेंस बता रहा हूं, 6 + 18 24,000 और यहां जी 7,500। टोटल को ऐड कीजिए, यही निकल के आएगा। क्वेश्चन खत्म। सर एक बात बताऊं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया सर, लेकिन आपने बहुत बोर किया इस क्वेश्चन में, कुछ था नहीं सर, नया कुछ था नहीं। लो एंड कर लो फिर 31 दिसंबर 2021 को बाय बैलेंस CD, ये भी कितना हो जाएगा जी 7,80,000। सर कुछ था नहीं, आपने खामखा हमें परेशान किया। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, मैं जानता हूं आप ये बोलने वाले थे, क्योंकि आप मेरे द्वारा किए हुए एफर्ट को कभी आप प्रेज कर ही नहीं सकते।
आप कैसे करोगे? आपको आपको मतलब दुख होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर छोड़ो, मैं पॉइंट पे आना चाहता हूँ, पॉइंट पे। आप लिखो ना नोट नंबर 1, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये मैंने अकाउंटिंग सिखा दिया, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से। पता है कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, आपसे ये अकाउंट नहीं पूछेगा, बोलता भैया हमें इसकी जरूरत नहीं है, आप ये बना दो और ये बना दो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मेरे बच्चे। अगर ऐसा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, और आसान हो गया काम। हम लोग सीधे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहां लिखेंगे, बैलेंस हो गया, फिर आपका ओपनिंग बैलेंस इस साल चार्ज क्या, मतलब ये काम करते चले जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं कुछ नोट लिख रहा हूं, लिख लो यहां पे, लिखना, इफ क्वेश्चन डज नॉट रिक्वायर to prepare depreciation account, comma, then in provision for depreciation account, by profit and loss account, इन्वर्टेड कॉमा में, can be used in place of by depreciation account, सर कहना क्या चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों? किसी ऑथर के बुक में आप देखेंगे कि जब ये अकाउंट नहीं पूछता, जब ये पूछेगा तब तो यही काम करना है, जब नहीं पूछता तो कहते भैया हम लोग इस अकाउंट को स्किप करेंगे, जो आप प्रॉफिट से यहां ट्रांसफर कर रहे हो हम डायरेक्टली यहां ट्रांसफर कर देंगे, अल्टीमेटली पैसा इसी में तो जाना है। तो मेरे बच्चे कहीं कहीं देखेंगे कि इसके जगह पे लिखा रहेगा बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मतलब सिंपली प्रॉफिट लॉस से पैसा डायरेक्टली कहां चला गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अगर आपको यहां पे बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिख जाए तो आप परेशान मत होना, मीनिंग सेम है, लॉजिकली बात करोगे तो ये बिल्कुल सही है, बाय डेप्रिसिएशन। बट मैंने कहा अगर कहीं कहीं किसी बुक में आप देखते हो कि भैया बाय प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ, इसका मतलब वो मानते हैं कि हम प्रॉफिट लॉस में डायरेक्टली बोलते हैं टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब प्रॉफिट से पैसा माइनस किया, प्रोविजन में चला गया, तो ठीक है, यहाँ प्रोविजन तो फिर आपका इसमें क्या बोलेंगे, बाय प्रॉफिट लॉस, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट हम काम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने सीखा हुआ है, ठीक है ना? ये सर कोई क्वेश्चन कराना चाहोगे मेरे बच्चे? बुक से एक क्वेश्चन तो कराना चाहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और आओ ना एक बार आप बुक में क्वेश्चन नंबर 6, एक्चुअली 6 में कुछ नया चीज नहीं है, यहां पे बात आपका एसएलएम का था, वहां पे डब्ल्यूडीवी की बात है, पहला डिफरेंस। दूसरा, हमने 6 में सेल ऑफ एसेट्स का भी कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया है कि मतलब 3 साल 4 साल यूज करने के बाद अगर आपने एसेट्स से कोई पार्ट बेच दिया तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, हम वो भी यहां पे समझ लेंगे। तो आप इसको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन में रखना, ताकि हम इसको दिमाग में हमेशा रखें कि अकाउंटिंग कैसे काम हो रहा है। और फिर अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए बुक का, एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और कैसी कैसी बातें हमारे साथ वो कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, पता है आज के पहले या फिर आप बाहर किसी बच्चे से पूछोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, वो कह देगा एक नाम होता है बस, वो अकाउंटिंग समझा सकता है बट कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकता। लेकिन आप कॉन्सेप्ट भी जानते हैं कि भैया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा है, इसका मतलब कैसे अकाउंटिंग काम कर रहा है, उसके नाम का पैसा कहां रखा हुआ है, क्यों अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये सारी बातें। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, आप इन बातों को दुनिया वालों को समझा भी सकते हैं। पढ़ाई का मजा वही है जब मैं अपने फीलिंग्स को, अपनी बातों को, अपना जो चीज दिल में है वो किसी के सामने व्यक्त कर सकता हूं, एक्सप्रेस कर सकता हूं। ओह थक गया हूं मैं, एक घूंट पानी तो बनता है मेरे दोस्त। दूसरा घुट भी, आइए। अरे पढ़ो ना, मुझे क्या देख रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। 6 क्वेश्चन कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2019
X Limited purchased a machine for 1 lakh. On 1st October 2020, a new machinery was purchased for 250. On 1st April 2022, the first machine became obsolete and sold for 20,000. Obsolete मतलब खराब हो गया और बेच दिया हमने 20 पे. Depreciation is charged at the rate of 10% on written down value. WDV method है मेरे बच्चे. Prepare machine account, provision for depreciation account and depreciation account. लो, इसने तो आपसे डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मांग लिया. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगेगा तो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन में हम आपको यहां पे दिखा चुके हैं, आज भी दिखा देते हैं. अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. ये मैं काम करूं क्या, आपको शायद ऐसा नहीं दिखेगा, मैं यहां पे डेप्रिसिएशन अकाउंट हटा देता हूं. सर मतलब जब आपके पास ये वीडियो आएगी और जब नोट्स आएगा तो आपको दिखेगा कि सर ने पढ़ा था वहां पे डेप्रिसिएशन मत है नहीं, क्योंकि बाद में हटा दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं जहां डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है. अक्सर एग्जाम में नहीं पूछता डेप्रिसिएशन अकाउंट, पूछेगा तो कर लेंगे. अब मैं डायरेक्टली 2 अकाउंट बनाऊंगा, मशीन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते समय इस नोट को फॉलो करूंगा, मतलब बाय प्रॉफिट लॉस लिखूंगा. जिसको बोलना है दुनिया में जाके बोल दो, जो करना है कर लो, मैं तो वही करूंगा. आओ क्वेश्चन नंबर 6. आप यहां पे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 में पहले बिल्कुल नया पेज लीजिए और डायग्राम पे सारी बातें लिखिए. ये हमारा पहला काम होता है, आप जानते हैं. 1 अप्रैल 2019 ये रहा. 1 अप्रैल 2019 को हमने M1 को परचेज किया है, और ये जो M1 है मेरे बच्चे, इट इज कॉस्टिंग 1 लाख, 1 लाख रुपए. 1 अप्रैल 2019 को 1 अक्टूबर 2020 में 1 अक्टूबर 2020 यहां कहीं 1 अक्टूबर 2020 क्या हुआ, आज न्यू मशीनरी परचेज हुआ 250 पे, यानी कि M2 2,50,000 नया मशीन लिया. फिर कहता है 1 अप्रैल 2022 इधर कहीं 1 अप्रैल 2022 आज क्या हुआ, फर्स्ट मशीन खराब हो गया. ओहो, M1 सोल्ड कर दिया. M1 को आपने सोल्ड कर दिया, कितने में सेल किया जी, 20,000 में. M1 को हमने सेल कर दिया 20,000 में. डेप्रिसिएशन 10% है ऑन WDV. चलो अकाउंट्स क्लोजिंग 31 मार्च को रही. 31 मार्च कहाँ आएगा, एक तो आया यहाँ पे 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 यहाँ कहीं 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 ठीक इसके पहले 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023, मतलब 1 2 3 4 साल की कहानी यहाँ पे. होने दो, क्या जाता है. क्वेश्चन ने कहा कि आप बनाइए मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट ये लो, 4 साल की कहानी. एक पूरा पेज ले लीजिए, पेज कम ना पड़े, ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, कम ना हो बस. और एक आप बना लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. इसने मना किया है आपको बनाने के लिए इस बार डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो मैं उसको नहीं बनाऊंगा जितना, क्योंकि टाइम की कमी होती है एग्जाम में, जितना बोलेगा उतना ही तो बनाऊंगा. क्यों फालतू में समय को मैं बर्बाद करूं, ये बताओ. स्टार्ट कीजिए. रेट बता दो पहले, 10% है. मेथड WDV लिख दूं मैं यहाँ पे कहीं 10% WDV, ताकि मुझे बार बार देखना ना पड़े. अब स्टार्ट करते हैं. आपने 1/4/2019 को यहां कहा 2 बैंक अकाउंट M1 कितने का, 1 लाख रुपए से. समय चला, चलते चलते साल का एंड आ गया. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, डेप्रिसिएशन है नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एंट्री लेकर आइए. रिजर्व बढ़ेगा 31 मार्च 2020. मैं यहां पे बाय डेप्रिसिएशन भी लिख सकता हूं, और मैं यहां पे बाय प्रोविजन फॉर बाय प्रॉफिट लॉस भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं. बताइए M1 पे कितना, 1 लाख पे 10% 10,000. पहले साल में तो यही होगा, तो क्या इतना बड़ा लिखना, सिंपली ब्रैकेट में M1 और 10,000. क्लियर, और तो कुछ हुआ नहीं. तो 31 मार्च 2020 यानी कि इस साल के एंड में बाई बैलेंस CD 1 लाख, और यहां पे आपका 31 मार्च 2020 यहां पे टू बैलेंस CD कितना जी, 10,000.
है ना, यही यहाँ पे बैलेंस हो गया। और ये सारा पैसा M1 के नाम पे है, क्लोज्ड। ये लीजिए, अगले साल में आ जाओ। तो फर्स्ट फॉर 2020 को यहाँ पे मशीन का टू बैलेंस BD, हमारे पास एक ही मशीन है, दैट इज कितने का जी, 1 लाख रुपए का। और मेरे बच्चे इस मशीन के नाम पे फर्स्ट फॉर 2020 को बाय बैलेंस BD यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमने कितना जमा करके रखा हुआ है, 10,000। किस नाम पे है, M1। एक ही तो मशीन है, अभी तक तो एक ही मशीन है, तो उसके नाम से 10,000। रिपीट कर रहा हूं, बाय डेप्रिसिएशन की जगह पे वी कैन राइट बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मार्क्स नहीं कटेंगे। बट आप यही काम करना, अच्छा लगता है, वो गलत कॉन्सेप्ट है ना। एक्चुअली एंट्री जो पार्ट पार्ट में होती है, तो ये ठीक है, कहीं दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई झगड़ा कर तो बोला ठीक है, आप भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूं, आगे बढ़ो। समय आगे बढ़ा, फिर चला 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर 2020 को आपने बोला टू बैंक अकाउंट M2 कितने का है, 2,50,000। लो, साल का एंड आ गया। फिर बच्चे साल के एंड में हमने इस अकाउंट में 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन का पैसा इसमें हमने जमा किया होगा। और वो पैसा जो जमा किया होगा इस बार M1 का भी और M2 का भी, क्योंकि अब दो मशीन है। M1 ध्यान देना, हमें इस समय का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इस समय का, और M1 पिछले साल से आ रहा है। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों, ध्यान सुनना, मेथड चल रहा है इस बार WDV। तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए वी नीड टू नो द बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू। इट्स वेरी सिंपल। बताओ, पिछले साल से जो मशीन आ रहा है वो कितने का है, 1 लाख। कौन सा मशीन था ये, M1। 1 लाख की मशीन थी, और 1 लाख में पिछले साल तक 10,000 का आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो। 1 लाख का मशीन था, 10,000 पिछले साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो 1 लाख में 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बच गई होगी, 90,000। मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। जो आपका M1 पे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे इस बार कितना जी, कहना कि भैया 1 लाख इसकी कॉस्ट थी, और 1 लाख में पिछले साल तक 10,000 डेप्रिशिएट हो चुका है, तो वैल्यू बच गया था आपका 90 और इसका 10%। तो बताओ जरा, ओहो, ये यहां 1 है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, यहां पे 90,000 डेप्रिसिएशन, 9,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। सर एग्जाम में दिखाना है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्टली कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। M2 तो हमने इस साल ही परचेज किया है, तो 250 पे तो चार्ज होगा, 2,50,000 पे। पिछले साल तक कोई डेप्रिसिएशन है नहीं, 0। और इस पे हम रेट कितना लगा रहे हैं, 10%। और कितने महीने का, तो 6 मंथ्स का, 6/12 कितना हो जाएगा, 12,500। ये हो गया 21,500 रुपए, 21,500 बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, बोलो ना, यस सर। तो जरा बताओ, 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस CD ये कितना हो गया, 350। और यहां पे आपका 31 मार्च 2021 को जरा बताओ, टू बैलेंस CD टोटल प्रोविजन कितना हो गया जी, M1 का और M2 का। नजर यहां, नजर यहां, नजर यहां। M1 पे पहले से 10 था, 9 इस बार 19 हो गया। M2 पे 12,500, 31,500 का डेप्रिसिएशन। दिस इज एंड ऑफ सेकेंड ईयर। समझ रहे हो ना मेरी बात। WDV है, जो बच गया उस पर चार्ज करेंगे। और WDV कैसे निकालेंगे जी, तो जो भी एसेट्स है उसमें स्टार्टिंग तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके उसको माइनस करो, निकल के आ जाएगा। अगले साल ऑल क्रेडिट आ जाएगी, अगले साल ये लेकर आइए 3rd ईयर में। 1 4 2021 एसेट्स का टू बैलेंस BD यहाँ कितना जी, 350। और आप जानते हैं कि इस 350 में M1 का इतना है, M2 इतना, बार बार क्या लिखना जब मुझे पता है तो। और अगले साल मेरे बच्चे यहाँ पे 1 4 2021 को बाय बैलेंस BD हम लोगों ने टोटल पैसा कितना रखा जमा करके,
31,500, जिसमें से 19,000 M1 के नाम पे, 12,500 M2 के नाम पे। क्लियर ना? यस सर। सुनो सुनो, नजर यहां, नजर यहां, नजर यहां। समय आगे बढ़ा, चलते 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 साल का एंड हो गया मेरे बच्चे, सूखा ही चला गया पूरा साल, कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। मतलब एसेट्स में कोई चेंज नहीं, कोई बात नहीं। साल के एंड में 31 मार्च 2022 को हम लोगों ने डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस से चार्ज करके हमने यहां जमा तो किया होगा। किसके किसके नाम पे? M1 के नाम पे, M2 के नाम पे। दो ही मशीन हमारे पास। बोलो ना, सही बोल रहा हूं ना? अरे हाँ तो बोलो कम से कम। यस सर। आगे बताओ मेरे बच्चे। WDV है, हमें जानना होगा। मैं यहां लिख देता हूं M1 का और M2 का। जरा बताओ M1 की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। पहले 1 लाख लिखा। बताओ 1 लाख पे पिछले साल तक हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर चुके हैं? 19,000। 19 पिछले साल तक, मतलब 10 और 9 मिलके 19 माइनस कर दो। और इस पे रेट कितना है जी? 10%। 10%। तो आपका 81,000 का 10% 8100। कोई डाउट नहीं सर। M2 जो है आपका, M2 वो कितने का था? 250। 2,50,000 पे 12,500, 12,500 का डेप्रिसिएशन पिछले साल तक चार्ज हो चुका है। पिछले साल तक का मतलब इस साल के स्टार्टिंग तक। और क्योंकि इस साल पूरे साल यूज हुआ मेरे बच्चे, तो उसका 10% निकालिए। कितना हो जाएगा? 23,750 रुपए, 23,750। यही होगा ना? यही तो होगा। मैं भी थक चुका हूं, बट कॉन्सेप्ट तो खत्म करूंगा। 2,50,000 माइनस 12,500 का। हाँ जी ठीक है। तो ये आपका आ गया 23,750 प्लस 8,100, टोटल कम्स टू 31,850। क्लोज कीजिए। ये देखो आप, ये 31 मार्च 2000 आपका 22, यही एंड हो जाएगा। बाई बैलेंस शीट 350। क्लोज कीजिए। और यहां मेरे बच्चे आपका 31 मार्च 2022 को टू बैलेंस CD M1 का और M2 का। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से। इसमें M1 का डेप्रिसिएशन कितना था? 19, और फिर आपका 81, 27,100। 12,500 और 23,750, 12,500 प्लस 23,750, ये आ गया 36,250। टोटल बताइए। 27,100 प्लस ये 63,350 का अमाउंट है ना बच्चे? बोलो ना। हा? आज तक इतना खत्म हो गई बात, ये भी साल खत्म हो गया जी। क्लोज कीजिए। अब आ गया अंतिम वर्ष, जिसका अकाउंटिंग मुझे समझाना था मेनली आपको, इसलिए इतना काम किया हमने। 1 for 2022 को बाई बैलेंस BD हमारे पास यहाँ पे 63,350 का अमाउंट पड़ा हुआ है। और मेरे बच्चे यहाँ पे 1 for 2022 को हमारे पास टू बैलेंस BD एसेट्स जो है वो 350 का है। 350 क्लियर है यहां तक? एक बार सुन लो मीनिंग, मतलब ये अकाउंट क्या बता रहे हैं। इस 350 में बताओ M1 कितने का है? M1 1 लाख रुपीज का, 1 लाख की मशीन की कॉस्ट। और उस 1 लाख के मशीन पे आज तक हम लोगों ने कितना पैसा जमा किया हुआ है M1 के नाम पे? 27,100। इसमें 27,100 रुपए M1 का मिला हुआ है। और M2 के नाम पे मेरे बच्चे 36,250 हमने जमा करके रखा हुआ है। यही हुआ ना? यस सर। नजर यहां, नजर यहां। अब देखो क्या हुआ, नजर यहां, नजर यहां। समय आगे बढ़ा और अगले ही दिन आपने M1 को सेल कर दिया। अगले ही दिन मेरे बच्चे M1 को आपने सेल कर दिया। अब हम क्या करें? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पता है ये जो मशीन अकाउंट है, इस मशीन अकाउंट में मशीन तब तक रहेगा जब तक मशीन आपके पास है।
और रनिंग कंडीशन में है। अगर मशीन आपके पास है रनिंग कंडीशन में तो अपने मशीन अकाउंट में रखो, लेकिन आपने क्या किया, 1 अप्रैल को आपने मशीन बेच दिया। मेरे बच्चे, जैसे ही मशीन बिका आपको मशीन अकाउंट से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपको 1 अप्रैल 2022 को आपको मशीन से माइनस करना होगा। कितना माइनस करना होगा? कौन सा मशीन बिक गया? M1। मुझे बताओ इसमें M1 की वैल्यू कितनी है? याद कीजिए, मशीन हमेशा कौन से प्राइस पे है? कॉस्ट प्राइस पे। तो इसमें मशीन 1 की कॉस्ट कितनी है जी? 1 लाख। आप इसमें से 1 लाख हटा दो। वो नोट मैंने लिखाया था, मशीन अकाउंट इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट द कॉस्ट प्राइस। ऑलवेज मतलब ऑलवेज, मशीन अकाउंट में कुछ भी आना या कुछ भी जाना रिकॉर्ड होगा तो आपका कॉस्ट प्राइस पर ही होगा। तो मेरे बच्चे, जो मशीन बिक गया M1 उसकी कॉस्ट हटा दिया, और आप यहां लिखेंगे बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। सर ये क्या है? लिखो तो सब समझाऊंगा। सर एग्जाम में क्या हम भी इसको ब्लू में लिखेंगे ना? नहीं बदमाश, आपको तो ब्लैक में लिखना है। मुझे मन किया इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। आपने क्या किया, ध्यान देना, मैंने क्या किया, जिस मशीन को आपने बेच दिया उस मशीन की जितनी वैल्यू इसमें मिली हुई है उस वैल्यू को हमने हटा दिया, माइनस कर दिया। इसके बाद मेरे बच्चे इमीडिएटली आपने एक नया अकाउंट ओपन करना है। अगर जगह है तो यहीं कर लो या उसके बाद कहीं भी कर लो। एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है मशीन डिस्पोजल अकाउंट। इसके कई नाम होते हैं, बाद में बताऊंगा। पहले आप ओपन कीजिए मशीन डिस्पोजल अकाउंट, नया अकाउंट। सर ये क्या हो रहा है? बताऊंगा मेरे बच्चे, पर लिखो तो। यहां क्या बोला? बाय मशीन डिस्पोजल। मशीन डिस्पोजल में लिखो 1 अप्रैल 2022 को यहां बाय मशीन डिस्पोजल, इसमें बोलेंगे टू मशीन अकाउंट। कितना जी? 1 लाख रुपए से 1 लाख। दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात, मशीन बिक गया, स्क्रैप्ड हो गया, मशीन अकाउंट से उसकी पूरी वैल्यू हटाओ, कॉस्ट प्राइस हटा दो, उसी टाइम पे नया अकाउंट खोलो, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। सर इसका मतलब क्या, बताओ ना। चलो मैं इसका पहले इंटरनल मीनिंग बताता हूं जो दुनिया को नहीं पता, आप सिर्फ जानोगे। दो बातें, एक तो मशीन बिक गया, यहां से हटाना है, आपने हटा दिया, यहां तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। मेरे बच्चे, इस अकाउंट को ओपन करने का मतलब होता है कि जैसे ही आपने मशीन बेच दिया आप दौड़ के उसी दिन बैंक के पास गए, दौड़ के उसी दिन आप बैंक के पास गए और बोले बैंक भैया एक नया अकाउंट खोलो ना। आपको पता है बैंक के पास आपके कई सारे अकाउंट चल रहे हैं, वो प्रॉफिट का पैसा एक अकाउंट में है, वो भी आपका अकाउंट है। एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आपने मेंटेन किया था जिसमें इतने पैसे रखे हैं जी, वो भी अकाउंट है। एक नया अकाउंट आपने कहा, कब कहा? जैसे ही आपने मशीन बेचा उसी दिन आप दौड़ के गए और बोला बैंक भैया आप एक नया अकाउंट खोलो ना। बैंक वाले ने पूछा किस नाम से अकाउंट खोलूं? हमने कहा मशीन डिस्पोजल अकाउंट। बैंक ने क्या किया, एक अकाउंट हमारे लिए खोल दिया, बोला कि इस अकाउंट में कितने जमा करोगे, कितने पैसे लेकर आओगे? हमने कहा 1 लाख मुझे जमा करना है। जो मशीन खराब हो गया अब उसको परचेज करना होगा जी, बाद में उसका पैसा अलग से जमा करना होगा, तो हमें उसमें 1 लाख रुपए जमा करना। मतलब ये जो अकाउंट यहां खोला, इसका दिमाग आपका स्ट्राइक करे कि हमने बैंक को टारगेट दिया है कि हम 1 लाख रुपए इस अकाउंट में जमा करेंगे। बैंक ने कहा कि ठीक है, आपने टारगेट फिक्स किया, ले आओ 1 लाख रुपए, दो ना 1 लाख इसमें जमा करना, कहां से लाओगे? हमने बैंक को बोला बैंक भैया एक अकाउंट मेरा आपके पास चल रहा है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बैंक ने बोला हाँ। हमने कहा जरा देख के बताओ उस अकाउंट में M1 के नाम पे आज तक हमने कितना जमा किया है, M1 के नाम पे। तो उन्होंने इस अकाउंट को देखा, बोला कि भैया आपका जो टोटल पैसा इतना है और इसमें से M1 के नाम पे 2700 रुपीज का अमाउंट है, 27,100 रुपए, 27,100। हमने बड़े प्यार से बैंक को बोला कि बैंक एक काम करो, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं, इसमें से M1 के नाम पे जो पैसा है वो यहां से माइनस कर दो, यहां से माइनस कर दो। मेरे बच्चे ये रिजर्व है, बढ़ना क्या होता है क्रेडिट, घटना क्या होता है डेबिट। बैंक ने इसमें से क्या किया, 27,100 जो M1 के नाम का पैसा था उसको माइनस कर दिया। बैंक ने बोला माइनस कर दे रहा हूं,
आपको दूं, घर ले जाओगे या फिर कहीं और जमा करना है? हमने कहा कि ये 27,127 यहां से हटाओ और आप क्या करो, ये पैसा ट्रांसफर कर दो उस नए अकाउंट में जिसका नाम क्या है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट मतलब हमने कहा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो पैसा M1 के नाम पे वो यहां से माइनस करो और जो नया अकाउंट अभी खोला ना मशीन डिस्पोजल अकाउंट, उसमें जमा कर दो। बैंक ने वही काम किया, इसमें से माइनस कर दिया और ये 27,100 इसमें लाके जमा कर दिया। किस अकाउंट से पैसा आ रहा बच्चों? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट से पैसा आ रहा है। ये कब हुआ? 1/4/2022 को। ठीक है ना, ये काम पूरा। हाँ जी, अब बताओ, हमने बैंक को टारगेट कितना दिया था जमा करने का? 1 लाख। जमा हुआ कितना? 27,100। अब पैसे कहां से आएंगे? अब पैसे कहां से आएंगे? तो मुझे बताओ ना, इस मशीन को बेचकर हमारे पास पैसा कितना आया? 20,000। देख रहे हो, जो मशीन हमने बेचा और 20,000 आया, उस 20,000 को भी मैं इसी के नाम से जमा कर दूंगा, क्योंकि इसके नाम का पैसा इकट्ठा करना है। और हाँ, ये हमने बेचा है जी, तो हमने क्या बोल दिया? बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक या बाय कैश, कुछ भी लिख सकते हो। बाय तो मतलब इतने पैसे और आ गए, मतलब बैंक में हमने 20 और जमा कर दिया, तो इस अकाउंट में टोटल कितना हो गया जी? 47,100। और पैसे चाहिए, और पैसे कितने पैसे चाहिए? तो मेरे हिसाब से 52,900 की कमी आ रही है, इतने की कमी आ रही है ना बच्चे? हाँ जी, ये कहां से आएगा? ये हमारा लॉस ऑन सेल है। ये हमारा लॉस ऑन सेल है, मतलब इस मशीन को बेचने पर लॉस हुआ है, जो पैसा हम प्रॉफिट लॉस से निकालेंगे। तो बाय लॉस ऑन सेल लिखिए, और या फिर बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मतलब इतना पैसा जो लॉस हुआ है, उतना पैसा हमने प्रॉफिट से निकालकर इसमें हमने इसको जमा कर दिया होगा। तो आप लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस भी, बट लॉस ऑन सेल लिखना ज्यादा अच्छा वर्ड आपका है ना, क्योंकि हम लोग आज यहाँ एंट्री कंप्लीट कर रहे हैं। ये 1 तारीख को भी कर रहे हैं बच्चे, प्रॉफिट लॉस तो एंड में बनता है, तो हम यही पे लाके काम खत्म कर देंगे। बाय लॉस ऑन सेल, खत्म हो गई बात। मशीन आपका डिस्पोजल अकाउंट, इसको मशीन स्क्रैप्ड अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, मशीन ऑब्सोलीट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे नाम अभी आएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, इस अकाउंट को खोलने का मतलब आप बताना भैया, जो मशीन बिक गया उसको यहां से हटा दिया, ये हमारा फर्ज है। मशीन हट गया, इस अकाउंट में यहाँ का मतलब होता है कि हमने बैंक को बोला कि हमें 1 लाख रुपए इस अकाउंट में जमा करने हैं। कहां से आएंगे? कुछ पैसा हमने प्रोविजन से जमा किया, तो इस अकाउंट से माइनस करके इसमें ट्रांसफर कर दिया। बेच के जो पैसा आया, जो कम हो गया, बाय लॉस ऑन सेल जमा हो गया आपका पैसा। ठीक है ना, सब प्रॉफिट होगा तो बात की बात है, उसको देखेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये काम पूरा हो गया। अब मेरे बच्चे सब कुछ खत्म, यहां पे हमने मशीन को क्या किया जी? बेच दिया। अब फिर ये समय आगे चला, चलते 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 साल का एंड आ गया। साल के एंड में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, तो इस अकाउंट में 31 मार्च 2023 को आप बोलेंगे बाय डेप्रिसिएशन। और जरा बताओ, वो डेप्रिसिएशन अब हम किस पे चार्ज करेंगे? सिर्फ M2 पे। M1 तो बिक चुका है, जो मशीन हमारे पास रहा ही नहीं मेरे बच्चे, हम उस पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? तो विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन M2। कैसे जी? M2 की कॉस्ट कितनी है? 250। आप बताओ, 250 में पिछले साल तक हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर चुके हैं? 36,250। जब भी आपको WDV करना होगा तो पिछले साल तक जितना टोटल चार्ज हो चुका उसको माइनस कर देना, और उसका 10%। कितना आ गया बताइए? 2,50,000 माइनस 36,250 और इसका 10% लेंगे, ये आ गया 21,375। 21,375 का अमाउंट। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है जी? बस काम खत्म, जल्दी से क्लोज कीजिए। 31 मार्च 2023 को बाय बैलेंस CD हमारे पास मशीन कौन सा बच गया? M2। उसकी वैल्यू अपने आप उतनी बच जाएगी, 2.5 लाख रुपए। 250 का जो था कॉस्ट पे मेंटेन होता है। और हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 31 मार्च 2023 को यहाँ पे टू बैलेंस CD कितना जी? तो मेरे बच्चे आप देखो, पहले से इतना पैसा था M2 पे, इस साल इतना जमा किया, तो 21,375 प्लस 36,250, ये आ गया 57,625।
ऐसे इन दोनों को ऐड करो, इसको माइनस तो भी वही निकल के आएगा। बट मैं कॉन्सेप्चुअली बात समझा रहा हूं, ये M2 के नाम पे पैसा भी इतना जमा हो गया और काम पूरा। तो ये चीजें होता है मशीन डिस्पोजल अकाउंट ओपन करना, इसका कॉन्सेप्ट। सर इसको बिना ओपन किए काम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बात का विषय है। अभी तो कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट। सर जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ था तो फिर आपने इस अकाउंट को क्यों नहीं खोला था? रिक्वायरमेंट नहीं, वहां पे नहीं रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे है मेरे बच्चे, क्योंकि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ रहा है, हमें दिखाना पड़ेगा। तो यही बेस्ट तरीका है और यही बेस्ट तरीका है। इस पे अभी बहुत सारे सवाल होने हैं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी बातें, लेकिन आज वो दिन नहीं है। आज वो दिन नहीं है। आज तो बस जितना हमने सीखा उसको आप रिवाइज कीजिए, बाहर निकले और देखें क्या सच्ची में जो साउथ के हीरो हीरोइन होते हैं उनकी जो फीलिंग है, मतलब जो शक्ति है, वो आपके अंदर है कि नहीं है। अगर है तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना डाउट सेशन के टाइम पे कि हाँ सर आपने मतलब जो बात बताई, मैं बाहर गया रोड पे और मैंने देखा कि हाँ खूब सारी शक्तियां, मतलब आंधी तूफान चलने शुरू हो गए, लोग जो है गिरे जा रहे हैं आपके पैर के पास और आपसे आशीर्वाद मांगे जा रहे हैं। ऐसी फीलिंग आपके अंदर आनी जरूरी है मेरे बच्चे। आज इतना ही, अभी बुक के किसी क्वेश्चन को ट्राई नहीं करेंगे, हम अगली क्लास में मिलेंगे इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। आप सारे प्यारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।